हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर आज है 9वां दिन और हम कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। आज हम टोटल का टोटल सर जितने भी आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे टॉपिक को हम क्या करेंगे सर, ओवरऑल टॉपिक्स का रिवीजन और देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करें, ज्यादा लेट ना करे हुए चलते हैं। चलिए आइए चलते हैं क्लास में। और सर आज के कोटेशन से शुरुआत करते हैं। सर आज का कोटेशन क्या है? लाइफ बिगिन एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। जैसे ही आपने अपना कंफर्ट जोन से आपने सारा चीज त्याग दिया, भैया बहुत ज्यादा नींद आ रही है, चलो सो लेते हैं, तो सोते रह जाओगे। बहुत ज्यादा कोई चीज खुशी मिल रही है, पार्टी में जाना है, तो आप अगर पार्टी में जाओगे तो पार्टी में जाते रह जाओगे। तो भैया कंफर्ट जोन हटाना है। अगर आपका कंफर्ट जोन हट गया लाइफ से, तो आपकी शुरुआत वहीं से हो जाएगी, वहीं से आप कुछ नया कर बैठोगे, कुछ जेआरएफ अपना जो आपका ड्रीम है उसको अचीव कर लोगे। तो कंफर्ट जोन को सबसे पहले त्याग देना चाहिए, है ना। एक कहावत है ना, आपके ये में कि का चेष्टा बकु ध्यानम स्वान इंद्र अल्पाहारे। ये संस्कृत का कहावत है कि जो एक विद्यार्थी है बहुत ही कम खाना खाना चाहिए, कुत्ते की तरह उसकी नींद होनी चाहिए, तुरंत उठ जाने वाला, और उसको कंफर्ट जो त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। सर किसकी? सर आज के क्लास की। देखिएगा सर, आप बताइए ना, जो पीडीएफ है वो कहां मिलेगा? वो पीडीएफ मिल जाएगा नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल पे, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और इसके साथ साथ आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पर नए हैं। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करें। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आइए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर हम बात करें एचआरएम की, तो मैं ना आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, एक बात बताता हूं जिसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, और हम पूरा का पूरा आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं वो सारा का सारा चीज हम यहां समझ लेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं। क्या सपोज करेंगे कि आप एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, है ना, और आपका नाम है ललित। क्या नाम है? ललित। ललित है वो एक अपना एक रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है, और उसने, अब जैसे रेस्टोरेंट खोलेगा तो रेस्टोरेंट में लोगों की जरूरत पड़ेगी, जी सर, और भी सामान की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स, तो हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ मैन की। ठीक है, मैन वुमेन जो भी है। तो भाई साहब कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी ये डिसाइड करना पड़ेगा। जब ललित रेस्टोरेंट खोलेगा तो उस रेस्टोरेंट के साइज के हिसाब से, उसके एनवायरमेंट के हिसाब से उसे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई साहब मुझे कितने लोगों की जरूरत है। मान लेते हैं ललित ये डिसाइड करता है कि उसे 20 लोगों की जरूरत है। कितनी? 20 पीपल की जरूरत है। और 20 में से कौन कौन होंगे? सर मान लेते हैं 2 शेफ होंगे। क्या होंगे? 2 शेफ होंगे, है ना। मान लेते हैं 10 जो होंगे वो कौन से होंगे? सर जो वेटर होते हैं ना वो होंगे। सर 3 जो क्लीन करने वाले होते हैं वो होंगे, और एक मैनेजर होगा, है ना, और 4 जो होंगे वो गार्ड होंगे। कौन होंगे? गार्ड होंगे। कितने गार्ड होंगे? 4 गार्ड होंगे। अब मुझे एक बात बताना, ध्यान से समझना, मैं बहुत बहुत डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैंने बोला? मैंने बोला एक रेस्टोरेंट जो है ललित खोल रहा है, और ललित ये बात ध्यान दे रहा है कि भाई साहब उसके रेस्टोरेंट में कितने लोगों की जरूरत है। अब उसके रेस्टोरेंट में उसको अंदाजा लग गया, जब वो एरिया देखा, सब कुछ देखा, तो उसको अंदाजा लग गया कि भैया उसके रेस्टोरेंट में उसे 20 लोगों की जरूरत है, जिसमें वो 2 शेफ, 3 क्लीनर, क्लीन करने वाला, सर हाँ 3 क्लीनर, 10 वेटर, एक मैनेजर और 4 गार्ड रखेगा। तब जाके उसके रेस्टोरेंट की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। सर आप बता सकते हैं कि जब ललित ने ये डिसाइड करा कि इतने लोगों की आवश्यकता है मुझे, तो इस चीज को क्या कहते हैं? क्या मुझे कोई बता सकता है? सर इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात आगे बढ़ाएं सर, बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब ललित ने ये डिसाइड कर दिया कि उसे 20 लोगों को अपने पास रखना है। ठीक है, 20 कौन से लोग होंगे? जो ट्रेंड होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे, है ना, वही लोगों को रखेगा। अब जैसे तैसे शेफ रख लेगा तो उसकी रेस्टोरेंट चलेगी कैसे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे एक बात बताना, क्या ललित को 20 लोगों की जरूरत है
तो वो 20 लोग तुरंत आ जाएंगे, साथ में 20 लोग आएंगे, या ज्यादा लोग आएंगे उसके पास जब उसको लोगों की जरूरत होगी? तो सर बिल्कुल ज्यादा लोग आएंगे। जब उसे 20 लोगों को रखना होगा ना, तो उससे क्या करना पड़ेगा? उससे बाहर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, गेट में लगा के रखना पड़ेगा, कि अलग अलग जगह पर नोटिस लगाने होंगे कि क्या, कि ललित को 20 लोगों की आवश्यकता है, जिसमें से 10 आपके वेटर होंगे, एक मैनेजर, 4 गार्ड, 3 क्लीनर और 2 शेफ होंगे। इतने लोगों की आवश्यकता है। अब जब इतने लोगों की आवश्यकता है, तो भैया कभी कहीं ऐसा देखा है कि जितने लोगों की आवश्यकता है लोग उतने ही पहुंचेंगे? नहीं, 2 शेफ की आवश्यकता है तो हो सकता है 20 शेफ पहुंचे। टोटल अगर 20 लोगों की जरूरत है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि अगर 20 लोगों की जरूरत है तो पहुंचेंगे कितने? 200 लोग पहुंचेंगे। कितने लोग पहुंचेंगे? 200 लोग। किस चीज के लिए? इस एडवर्टीजमेंट को देखकर। सर ये क्या है? ये 200 लोग जो पहुंचेंगे एडवर्टीजमेंट को देखकर, इसी को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट, है ना? जहां पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू या किसी के भी थ्रू हमें ये पता चल जाए कि इस जगह पे नौकरी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्या है? रिक्रूटमेंट। बात समझ में आ गई जी? अब मुझे एक बात बताना, जब लोगों की जरूरत कितनी थी? 20, और आए कितने लोग? 200। तो सर हम सिलेक्ट भी कितना करेंगे? हम रखेंगे भी 20 लोग को ना। सर हम क्या करेंगे? हम उसमें से 20 लोगों को रख लेंगे। इसको कहते हैं सिलेक्शन। क्या कहते हैं भाई साहब? इसको कहते हैं सिलेक्शन। ध्यान से सुनना, समझना। अभी शुरुआत में क्या हुआ? ललित रेस्टोरेंट खोलने का सोचा, और उसने सोचा कितना लोग रखा जाएगा? उसने सोचा 20 लोग रखेंगे। 20 लोग रखने के लिए उसने क्या किया? एडवर्टीजमेंट दिया। तो भाई साहब क्या हुए? 200 लोग पहुंच गए। अब उन 200 लोगों में 20 लोग जो एक्सपर्टीज था, जो बहुत एक्सपर्ट थे, जो सारी चीजों में बहुत निपुण थे, स्किल सबके पास थी, उन 20 लोगों को रख लिया गया। वो जो 20 लोग रखा गया उसको क्या कहा गया? सर सिलेक्शन। अब मुझे बात बताना, जब आप 20 लोगों को रखोगे, जब ये 20 लोग आ जाएंगे, तो भाई साहब अपने रेस्टोरेंट के एथिक्स, कल्चर, सारी चीजें सिखानी होंगी कि नहीं होंगी? बात बतानी होंगी कि नहीं होंगी? कौन सा काम कैसे करना है ये बताना होगा कि नहीं बताना होगा? जी सर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ट्रेनिंग। क्या कहेंगे? ट्रेनिंग। बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी बताओ, तकलीफ? नहीं सर। अब जब हमने ट्रेनिंग दे दी, जब ललित आया, ललित ने 20 लोगों को सेलेक्ट किया, तो उस 20 लोगों से बात करके उसको ट्रेनिंग दे दी। अब ललित क्या करेगा? सर अब ललित जो है उसके परफॉर्मेंस का अप्रेजल करेगा, कि जो हमने ट्रेनिंग दी, जब वो काम किया तो उसने सही तरीके से काम किया कि नहीं किया, जितना बोला गया था उतना काम किया कि नहीं किया, क्या उसका काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं भाई साहब क्या? बताओ, ट्रेनिंग के बाद क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसको क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक बात बताना, और क्या बताना सर? अब ललित इन 20 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, और उसने क्या किया? परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, मतलब इन लोगों को देखा कि कौन कितना क्या कैसे काम कर रहा है। अब एक बात बताना, इन 20 लोगों में से 10 वेटर था, ठीक है, 2 शेफ थे, 3 क्लीनर था और 4 गार्ड था। इन सारे लोगों में से, और एक मैनेजर था, इन सारे लोगों में से एक शेफ जो था बहुत ट्रेंड शेफ था, वो सारी चीजों को इजीली हैंडल कर लेता था, बहुत अच्छे तरीके से पूरा रेस्टोरेंट को संभाल लेता था। और 2 वेटर थे, ठीक है ना, वो बहुत अच्छे से कस्टमर्स की सेवा करते थे, कस्टमर्स को पूछते थे, हाय हेलो थैंक यू से कहते थे। अब मुझे बताना, क्या ये ललित की जिम्मेदारी नहीं है कि भाई साहब वो उनके बारे में सोचे? क्या ये ललित की जिम्मेदारी नहीं है क्या वो उसके बारे में सोचे? तो भाई साहब जब कोई इंप्लॉयर यानी ललित किसी इंप्लॉय के बारे में सोचेगा तो उसको कहते हैं सक्सेशन मैनेजमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, है ना, सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। और अब कुछ ऐसे भी इंप्लॉय होंगे, है ना, जैसे 20 लोग है, 20 लोग में 10 वेटर है, वेटर चाह रहा होगा कि भाई साहब हम कैसे कैसे करके मैनेजर बन जाए, ठीक है। तो जो वेटर सबसे ज्यादा अच्छा अपना खुद से परफॉर्म कर रहा होगा और खुद से अच्छा काम कर रहा होगा कि भैया हमको आगे जाके क्या बनना है, मैनेजर बनना है, उसको हम क्या कहेंगे सर? उसको कहेंगे करियर प्लानिंग। अब दोनों में फर्क समझ में आया? करियर प्लानिंग खुद करता है इंसान,
और सक्सेशन प्लानिंग इंप्लॉयर करता है इंप्लॉय के बिहाफ में। तो देखो यही हमें अभी पूरा डेप्थ में पढ़ना है और इसी के अंदर सारी चीजें हमें डेप्थ में पढ़नी है। ये हो गया आपका क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसकी चर्चा हमें करनी है, तो वो हम आगे डिटेल में करेंगे। अभी था एचआरएम, एचआरएम में यही चीज होता है, समझ में आया? एचआरएम है क्या? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, बस सही जगह पर सही इंप्लॉय को सही टाइम पर भर्ती करना, पहुंचाना या रख लेना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। उससे सही काम करवा लेना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं? मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूं कि ललित क्या कर रहा है, और रेस्टोरेंट ओपन किया, रेस्टोरेंट ओपन किया नहीं, करने की सोच रहा है। अब जब करने की सोच रहा है तो उसने प्लानिंग करा कि मुझे कितने लोगों की जरूरत है, पता चल गया उसको 20 लोगों की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जैसे उसने 20 लोगों को के लिए एडवर्टीजमेंट डाला, उसके पास 200 लोग पहुंचे, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। अब उन 200 लोगों में से 20 स्पेशल लोगों को ललित ने सेलेक्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। उसके बाद फिर उन 20 लोगों को अपने कल्चर, एथिक्स और सारी चीजें के बारे में क्या करा, उनका डेवलपमेंट क्या, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग देने के बाद उन 20 लोगों का, ठीक है, फिर इवैल्यूएशन किया। क्या किया? इवैल्यूएशन किया कि जो काम उसने बताया था वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं होगा। उसका अलग अलग तरीका है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। और जब परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया तो उसमें से कुछ एम्प्लॉय जो थे खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि हमको क्या करना है, हमको आपका वेटर से मैनेजर बनना है, तो उसको बोलते हैं करियर प्लानिंग। और कभी कभी क्या होता है, कुछ एम्प्लॉय इतना अच्छा कर रहे होते हैं कि जो ऑनर है, जो एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय के बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तक? सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं आपके यूनिट बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। देखिए मैंने इसका 3 बुक बनाया है। 6A मैनेजमेंट का है, 6B ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और 6C जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का है। ठीक है, तो आज हम 6B की ये करेंगे, पूरा का पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। क्या है सर? पूरा का पूरा आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कितने 9 यूनिट्स में डिवाइड है। कितने यूनिट में डिवाइड है? 9 यूनिट्स में डिवाइड है। ठीक है, पहला एचआरएम इंट्रोडक्शन, बेसिक चीजें, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। हाँ एचआरपी पर चर्चा करेंगे, इसके प्रोसेस को देखेंगे, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन देखेंगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट देखेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी देखेंगे, सक्सेशन करियर प्लानिंग देखेंगे, कंपनसेशन मैनेजमेंट देखेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन उसके अप्रोच देखेंगे, और आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड डब्ल्यूपीएम वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट देखेंगे। तो ये टोटल चीजें हम देखेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसकी शुरुआत। आइए शुरुआत करते हैं। मैं ये सब नहीं पढ़ा रहा क्योंकि भाई साहब ये अभी मैंने आपको ओवरऑल जो बताया वो यही है एचआरएम। देखिए 2 चीजों की बात करी जाती है, एक है पर्सोनियल मैनेजमेंट, एक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है ना, देखिए ये अभी का अप्रोच है, ट्रेंड अप्रोच, इसको मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, जहां पे ह्यूमन को एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है ना, ह्यूमन के इमोशंस की कदर की जाती है। लेकिन जो पर्सोनियल मैनेजमेंट था ना, वहां पे ह्यूमन को ट्रीट कैसे किया जाता था, इकोनॉमिक मैन की तरह। मतलब जैसे उसको पैसा देंगे वो काम करेगा, बात खत्म, इतना ही, इससे ज्यादा उसको कोई मतलब नहीं रहता था। देखो क्या इट मींस मैनेजमेंट पीपल एम्प्लॉयड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, इट मींस मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज, टैलेंट, एप्टीट्यूड। तो भाई साहब यहाँ का मतलब क्या है कि भैया हम पीपल को, लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, फिर लोगों को लेके आएंगे, पैसा दे देंगे, काम खत्म। पर्सोनियल मैनेजमेंट में क्या बोला कि हम सिर्फ पैसा दे देंगे और उसको वेजेस दे देंगे, सैलरी दे देंगे, मेरा काम खत्म, हमको उसके इमोशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय को सोशल मैन, साइकोलॉजिकल मैन की तरह ट्रीट किया है। बोला गया भाई साहब ह्यूमन को रिसोर्स समझो, अपना एसेट समझो। ऐसा नहीं है कि वो कोई कॉमोडिटी है, कोई सामान है, उसको हम क्या करेंगे, परचेज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पर्सोनियल मैनेजमेंट बोला भाई साहब ह्यूमन क्या है, कॉमोडिटी है, कोई वस्तु है, कोई सामान है, जैसे हम उसको यूज करेंगे उसके बाद पर उसको पैसा दे देंगे। क्लियर है? तो ये बात है ह्यूमन रिसोर्स और आपका क्या पर्सोनियल मैनेजमेंट में। अब देखो स्कोप ऑफ एचआरएम की बात कर रहा है, स्कोप ना 3 बात तरीके से किया गया है। कौन कौन सा? सर एक है पर्सोनियल एस्पेक्ट। सर पर्सोनियल एस्पेक्ट में क्या होता है? सर हम मैन पावर की प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रांसफर, प्रमोशन, ले ऑफ, ये सारा चीज देखते हैं, ये पर्सोनियल एस्पेक्ट है, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड एस्पेक्ट है ना, रिम्यूनरेशन, खतनी, ये सारा चीज हम देखते हैं। वेलफेयर एस्पेक्ट में ह्यूमन के कल्याण की बात करी जाती है कि उसका जो काम करने का तरीका है, कंडीशंस होगा, लंच रूम होगा, कैंटीन होगा, वॉशरूम होगा, है ना, ट्रांसपोर्ट होगा, मेडिकल फैसिलिटी होगी, ये सब कैसा होगा। तो ये वेलफेयर एस्पेक्ट हो गया एचआरएम का। और तीसरा एस्पेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट।
तो देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट बात करता है लेबर मैनेजमेंट का, आपका मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट का, ठीक है ना, और आपका यूनियन टू यूनियन का, इसका बात करता है। इंडस्ट्री में रिलेशन कैसा है ना, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर से, ठीक है। और इसी को लेकर शुरुआत होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग, है ना, आपका WPM, ये सारा चीज, ठीक है। एक चौथा एस्पेक्ट है, वैसे तो 3 माना जाता है, लेकिन चौथा एस्पेक्ट है डेवलपमेंट एस्पेक्ट, जिसमें हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात करते हैं, सक्सेशन करियर प्लानिंग की बात करते हैं, और जहां हम किसी स्पेशल टैलेंट को हम छाट के निकालते हैं कि भाई साहब ये जो बंदा है ना जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। बात समझ में आई? जी सर। चलिए अब आपको हम शुरुआत, अब आगे चलते हैं, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है HRM का, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या है सर, ये फंक्शंस होगा, क्या है, फंक्शंस है ना, नेचर और फंक्शंस। अब आ जाइए नेक्स्ट, चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे। ये देखो, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो नेचर था, ये फंक्शंस है। अब देखो जो फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, काम 2 एस्पेक्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक मैनेजर कैसे रोल प्ले करता है, और एक कोऑपरेटिव फंक्शंस क्या होता है। सर मैनेजरियल फंक्शंस मतलब क्या हुआ कि प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ये सारा काम किसका हो गया सर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का, जो मैनेजरियल फंक्शंस करता है। मतलब प्लानिंग क्या करेगा कि फ्यूचर के बारे में डिसीजन मेकिंग लेगा कि भाई साहब क्या हमको फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय रखने हैं, नहीं रखने हैं, ये सारा डिसीजन कौन लेता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर लेता है। फिर ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ग्रुपिंग कैसे करना है ना, फिर किसको किस चीज के लिए डायरेक्शन देना है, कहां कंट्रोल करना है ना, तो ये काम किसका है सर, मैनेजरियल फंक्शंस का है। ऑपरेटिव फंक्शन में क्या होता है सर, ऑपरेटिव फंक्शंस में ऑपरेशनल एक्टिविटीज देखी जाती है। कैसी एक्टिविटीज? ऑपरेशनल एक्टिविटीज, जहां मैनेजर क्या करता है, मैनेजर ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें देखता है, जहां पे प्रोक्यूरमेंट होता है। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है कि पीपल को हायर करना है ना, जिसके पास सफिशिएंट स्किल है उसको हम क्या करते हैं, हायर करते हैं। फिर डेवलपमेंट देखना, मतलब डेवलपमेंट मतलब किसी एक इंसान की एबिलिटी को इंक्रीज करना, नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। उसके बाद क्या है, कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब होता है कि भैया आप मॉनेटरी टर्म्स में कैसे इंस्पायर कर रहे हो वर्कर्स को इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद है इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेट करते रहना, एक साथ इकट्ठा बनाए रखना, कैसे, ऑर्गेनाइजेशन के इंप्लॉय को कैसे हम एक साथ इंटीग्रेट करते रहे। ये हो गया चौथा। और पांचवा है मेंटेनेंस, जहां पे आप सेफ्टी कंसर्न की ध्यान देते हैं कि कोई इंप्लॉय जो है वो उसका सेफ्टी कंसर्न कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे उसका प्रोटेक्शन को लेकर हो, चाहे उसके इमोशंस को लेकर हो, ये सारा का सारा चीज आपका जाता है ऑपरेटिव फंक्शन में। बात समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहां, नेक्स्ट। ये देखिए यहां भी मैनेजरियल फंक्शंस है और ऑपरेटिव फंक्शंस है। मैनेजरियल फंक्शंस की अगर हम बात करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आ गया। और प्रोक्यूरमेंट की बात करें तो देखो क्या क्या चीजें आती है कि हम कहां पे ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, प्लेसमेंट, इंडक्शन, प्रमोशन, सेपरेशन, ये सारा चीज किसमें, प्रोक्यूरमेंट में आता है। मतलब ऑपरेशंस डायरेक्ट, देखो यार मैनेजरियल फंक्शंस में ना हम क्या करते हैं, मैनेजर बैठ के सोचते हैं, समझते हैं और डायरेक्ट वो वाले डिसीजंस लेते हैं। और ऑपरेटिव फंक्शन में हमको ऑपरेशनल काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है, बंदे को उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग करना पड़ता है कि कितना एम्प्लॉय आएगा नहीं आएगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन करना पड़ता है, प्लेसमेंट, ये सारा काम हमें ऑपरेशन में करना पड़ता है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई। फिर डेवलपमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता है, करियर प्लानिंग होता है, ये सारा चीज। कंपनसेशन, कंपनसेशन में हम वेजेस, सैलरी देखते हैं, है ना, बोनस इंसेंटिव देखते हैं, पेरोल देखते हैं, ये सारा चीज देखते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इकट्ठा करते हैं, मोटिवेशन, मोटिवेट करते हैं, किसके थ्रू सर, ग्रीवांसेस के थ्रू, है ना, कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है तो उसको सही करने के थ्रू, यहाँ पे डिसिप्लिन के थ्रू, जॉब सेटिस्फेक्शन के थ्रू, ये सारे के थ्रू हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में हम मेंटेनेंस देखते हैं, मतलब चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, सेफ्टी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, वेलफेयर स्कीम्स हो, पर्सोनियल हो, या फिर पर्सनल ऑडिट हो, किसी भी तरीके से जहां सेफ्टी कंसर्न की बात हो जा रही है वहां मेंटेनेंस कंसर्न आ गया। क्लियर बात? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है बताइएगा। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कुछ भी नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहने का मतलब है दो चीज, क्या भाई साहब, कि जो चीज जहां जिस तरीके से हमको रिक्वायरमेंट है, मान लो 10 एम्प्लॉय की जरूरत है मुझे, तो 10 एम्प्लॉय को क्या करना सर, 10 एम्प्लॉय को उसी पोस्ट के लिए उसी जगह पर भेजना, यही काम क्या किसका है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दिया था,
रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल मैंने क्या बताया था कि उसमें 20 लोगों की जरूरत थी उसको, तो उसने क्या किया, पहले ये चीज डिसाइड किया किस चीज पर, सर एरिया देख के, चीजों को देख के, उस बेस पर उसने ये डिसाइड किया कि उसे कितने लोगों की जरूरत है, उसे 20 लोगों की जरूरत है। कितने लोगों की जरूरत है, 20 लोगों की जरूरत है। देखो क्या कह रहा है, HRP means deciding the number and type of human resources required for each job unit and total company for a particular future date in order to carry out organizational activities। देख लो, बोला ना, क्या बोला कि कितना नंबर चाहिए, ये डिसाइड करना कि कितना नंबर चाहिए, कौन से टाइप के ह्यूमन रिसोर्सेज की हमको जरूरत है हर जॉब में, यूनिट में, टोटल कंपनी में, उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो एक दो डेफिनेशन दिया हुआ है, आओ हम उस डेफिनेशन को देखते हैं। क्या कहता है, गॉर्डन मैकबेथ का डेफिनेशन है, इसको देखो। कह रहा है HRP इज कंसर्न विद टू थिंग्स, क्या क्या, प्लानिंग ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, कि भैया कितना रिक्वायरमेंट, कितना जरूरत है इंसानों का, और प्लानिंग ऑफ मैन पावर सप्लाईज। ये बात ध्यान में रखना, दो चीज का जरूरत है, किसका कि कितना ह्यूमन रिसोर्स की हमको जरूरत है और कितना हम सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है बात, बस दो चीज, यही चीज मैंने आपको पहले बताया। पहले क्या बोला, मैंने बोला राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट प्लेस पर पहुंचा देना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग। क्लियर है बात, सही है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, आ जाओ नेक्स्ट चले, आइए सर। ये देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस, भाई साहब प्रोसेस आजकल बहुत पूछ रहा है, इतना कि बता नहीं सकते, मतलब ओवर, ठीक है, तो प्रोसेस से सवाल पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता था, ये बात पता चल गया, कितना लोगों का जरूरत है और उस लोगों को हम फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे 20 लोगों का रेस्टोरेंट में जरूरत था और हमने क्या किया, उसको फुलफिल किया, दैट्स इट। आप समझो, तो सबसे पहले क्या बोला सर, सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, कि भैया हमको क्यों जरूरत है HRP का, क्यों, है ना। फिर करंट मैन पावर इन्वेंटरी देखेंगे कि आज मेरे पास कितने इंप्लॉय अवेलेबल हैं। फिर फोरकास्ट करेंगे, हम फोरकास्ट क्या करेंगे कि कितना डिमांड है और हम सप्लाई कितना दे सकते हैं। फिर देखेंगे मैन पावर गैप कितना, मैन पावर गैप मतलब अभी कितने लोग हैं मेरे पास और हम कितना लोग को रिक्रूट कर लिए, तो उसके बीच में मान लो 200 लोगों की जरूरत थी और हम 180 लिए, तो 20 मैन क्या निकल गया, 20 मैन पावर गैप निकल गया। फिर उसका अप्रेजल देखेंगे कि जो मैन पावर प्लानिंग की है उसका अप्रेजल क्या होगा, सॉरी उसके बाद एक मिनट, अप्रेजल तो लास्ट में आएगा, भाई मैंने क्या बोल दिया। ये देखो एम्प्लॉय का प्लान देखेंगे, फिर ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट देंगे और फिर हम देखेंगे क्या, अप्रेजल, फिर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। तो ध्यान से देखना, पहले हम क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव, कि भाई साहब क्यों हमें ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है, ठीक है। जैसे रेस्टोरेंट खोलना था ना, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी थी, तो ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, रेस्टोरेंट ओपनिंग। करंट मैन पावर इन्वेंट्री, अभी मेरे पास एक भी नहीं है। फिर देखेंगे क्या, फोरकास्ट करेंगे डिमांड सप्लाई की, भैया हमको डिमांड कितना है 20 का, अब कितना सप्लाई होगा पता नहीं, ठीक है। मैन पावर गैप क्या हो जाएगा, वो जो अभी मेरे पास नहीं आ पाया है, ठीक है। उसके बाद क्या, एम्प्लॉय प्लान, एम्प्लॉय क्या सोच रहा है, फिर उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट देंगे और तब जाके अप्रेजल करेंगे मैन पावर प्लानिंग का। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए सर जॉब एनालिसिस का क्या मतलब होता है, सर जॉब एनालिसिस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जॉब का डेप्थ में इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब, इसका क्या मतलब हुआ सर, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब, इसको हम लोग बोलते हैं जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में क्या किया जाता है सर, पूरा तरीके से देखा जाता है कि भैया क्या जॉब है ना, किस तरीके का जॉब है, क्या क्या कब कब कौन सी चीज करना पड़ेगा, है ना, ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा जॉब एनालिसिस में। अब देखो जॉब से रिलेटेड कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो जॉब का क्या मतलब हुआ, व्हेन टोटल वर्क इज टू बी डन इज डिवाइडेड एंड ग्रुप इनटू पैकेजेस वी कॉल इट अ जॉब। जब बोल रहा है जब हम टोटल काम जो किया गया है उसको डिवाइड कर दें छोटे छोटे पैकेजेस में, हम लोग कहेंगे उसको जॉब।
ठीक है। दूसरा डेफिनेशन देखो, कह रहा जॉब में भी डिफाइन कलेक्शन ऑफ एग्रीगेट टास्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच एज ए होल आर रिगार्डेड एज ए रेगुलर असाइनमेंट टू इंडिविजुअल एम्प्लॉइज। तो मैया क्या बोल रहा हूँ यार, मैया पप्पा कहां से आ गया है। चलो, तो भैया क्या बोल रहा है, भाई साहब ऐसा बोल रहा है कि सारा टास्क, सारा ड्यूटी, जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक साथ देख लो और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ पीपल से, हो जाएगा जॉब। इसको क्या बोलेंगे, जॉब। टास्क क्या बोल रहा है, टास्क बोल रहा है डिस्टिंक्ट वर्क है कैरी आउट फॉर डिस्टिंक्ट पर्पस। तो कोई एक काम, अलग का सा काम है, उसके लिए किया गया टोटल क्या, डिस्टिंक्ट वर्क एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी जो अलग पर्पस के लिए किया गया हो। ड्यूटी क्या है, नंबर ऑफ टास्क है, कितना टास्क हुआ उसको ड्यूटी बोलेंगे, ठीक है। जॉब क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ पोजीशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सारा बेसिक चीज याद रखिएगा। चलिए, अब अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ, ये आप देख लीजिएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट चलें सर, आइए अब बात करते हैं मेन चीज, क्या सर, जॉब एनालिसिस तो हो गया। अब जॉब एनालिसिस ना दो पार्ट में बटा हुआ है, कौन कौन सा सर, एक को बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरे को बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। क्या बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। याद रखिएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी है ना, वो क्या है, वो रिटन समरी है या रिटन स्टेटमेंट है टास्क, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। किसी भी जॉब में कितना टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होता है उसको हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। लिखा हूं, चलो ये देखो, एक क्या क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से। अगर हम बात करें किसकी, जॉब एनालिसिस, ये क्या है, ओवरऑल है जी। अब इसका दो पार्ट, एक है क्या जॉब डिस्क्रिप्शन और एक है क्या जॉब स्पेसिफिकेशन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये क्या होता है सर, एक रिटर्न समरी। क्या है, अ रिटर्न समरी, किसका किसका, रिटर्न समरी किसका किसका, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी का, ऑफ जॉब। किसी भी जॉब की ड्यूटी, टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक रिटन समरी, उसको हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और जॉब स्पेसिफिकेशन किसके लिए हो गया सर, जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब हो गया कि मिनिमम स्किल जो रिक्वायर्ड है एक जॉब करने के लिए, मिनिमम स्किल रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब। इट मींस क्या हो गया सर, ये जॉब के बारे में बात करता है और ये जॉब होल्डर के बारे में बात करता है, ठीक है। जॉब होल्डर मतलब जॉब करने वाला, जॉब मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन। क्लियर है बात जी सर। और अगर एक वर्ड और आता है जॉब इवैल्यूएशन। अगर जॉब इवैल्यूएशन की बात की जाए तो जब भी जॉब इवैल्यूएशन की बात करी जाएगी ना, जब भी जॉब इवैल्यूएशन की बात करी जाएगी तो याद रखिएगा यहां पे रिलेटिव वर्थ की बात कर जाएगी। वर्थ, कितना पैसा मिल रहा है, क्या बात कर जाएगा, ठीक है ना। रिलेटिव वर्थ की बात कर जाएगी कि एक जॉब में उसका वर्थ कितना है, ठीक है, इसकी बात कर जाएगी, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आ जाएं पीडीएफ पे। चलिए सर, ये देखिए जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। सर अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जॉब में क्या क्या चीजें हैं, टास्क, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो किसी भी जॉब को करने के लिए एक रिक्वायर्ड स्किल क्या है, ठीक है। अब इसी के बेस पर ये सारा चीज होता है, चार प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, जॉब इवैल्यूएशन, रिम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंटिव सेफ्टी कल्चर, ये सारा। अब प्रोसेस क्या है जॉब एनालिसिस का, सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करते हैं, फिर सिलेक्शन ऑफ जॉब्स टू बी एनालाइज्ड, जो जिस जॉब का हमें सिलेक्शन करना है उसको एनालाइज करते हैं, फिर कलेक्शन ऑफ जॉब एनालाइज डेटा, प्रिपेयर करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, और फिर प्रिपरेशन होता है जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए। ये कई बार पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा OSCPP, OSCPP है ना, OSCPP इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ जॉब्स टू बी एनालाइज, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा, प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो OSCPP याद रखिएगा। चलिए ये देखिए जॉब एनालिसिस, क्या डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, प्रिपेयर जॉब एनालिसिस, जॉब परफॉर्मिंग जॉब एनालिसिस, ये सारा चीज देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीजें। चलिए
अब नेक्स्ट चले सर, जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। क्या जॉब डिस्क्रिप्शन अभी तो बता दिया, क्या बोल रहा है ये देख लो, एक छोटा सा, ये देखो यहां पे पढ़ लो, रिटन रिकॉर्ड ऑफ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर जॉब। तो जो पर्टिकुलर जॉब के लिए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है, उसको बोलते हैं। चलिए जॉब स्पेसिफिकेशन। सर स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? मतलब जॉब स्पेसिफिकेशन एज ए समरी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब द स्पेशलाइज्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, emphasize personnel requirement and designed especially to facilitate selection and placement। तो भाई साहब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपको जो जॉब करने के लिए क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर रहा है, ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन। आओ इसका एक चार्ट दिया होगा उसको पढ़ते हैं, ध्यान समझ, ये देखो आ गया ना, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। देखो क्या कह रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट कंटेंट्स आइटम, जैसे इसमें क्या क्या होता है, जॉब टाइटल, लोकेशन, जॉब समरी, ड्यूटीज, मशीन क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, सुपरविजन कौन करेगा, वर्किंग कंडीशंस, हजार्ड्स, ये सारे जॉब डिस्क्रिप्शन है। लेकिन स्टेटमेंट ह्यूमन क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू डू जॉब, कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन जरूरी है जॉब करने के लिए, तो इसमें क्या क्या चीज रहेगा, एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, ट्रेन कितने हैं आप, जजमेंट आपका कैसे है, इनिशिएटिव कैसे लेते हैं, फिजिकल एफर्ट क्या है, फिजिकल स्किल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं आप। तो ये सारा चीज क्या है, देखो ये है जॉब होल्डर के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये है जॉब होल्डर के लिए और ये है जॉब के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले, आ जाओ। पहले जॉब डिजाइन को समझो, क्या है, जॉब डिजाइन होगा, ये देखो यहां क्या है, जॉब डिजाइन। अब जॉब डिजाइन क्या है, ठीक है, कह रहा है comparatively recent origin, कह रहा है the human resource managers have realized that design of a job has a considerable influence productivity and job satisfaction। अरे भाई साहब जॉब डिजाइन कहने का मतलब ब्लूप्रिंट और कुछ भी नहीं, जॉब डिजाइन कहने का क्या मतलब हुआ, ब्लूप्रिंट और कुछ भी नहीं। क्लियर है बात? जी सर। चलिए अब जो जॉब डिजाइन के बेस पर क्या क्या चीजें हैं आइए देख लेते हैं। ये जॉब इनरिचमेंट और जॉब इनलार्जमेंट, ठीक है, क्या चीज होता है, आओ देखते हैं क्या कह रहा है। जॉब एनरिचमेंट मतलब होता है कि वर्टिकल आप कैसे फंक्शंस काम करते हैं, जैसे पहले क्लर्क, फिर उसके बाद ऊपर वाला पोजीशन, फिर मैनेजर, फिर पीओ, फिर मैनेजर, है ना। और जॉब एनलार्जमेंट मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारा, सैलरी वही। तो जॉब एनरिचमेंट होता है वर्टिकल फॉर्म में ऐसे, जॉब एनलार्जमेंट होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐसे। देखो जब कोई आप देखोगे ना, पीओ जो होता है ना, जो पीओ होता है वो मैनेजर का भी काम करता है, क्लर्क वाला भी काम करता है, सब काम करता है, सैलरी उसको वही मिलता है, जॉब इनलार्जमेंट। लेकिन क्लर्क और मैनेजर में फर्क होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट। तो एनरिचमेंट मतलब नीचे से ऊपर वाला एम्प्लॉय जा रहा है, और एनलार्जमेंट मतलब काम एक ही, सैलरी एक ही कर रहा है लेकिन काम सबका कर रहा है डिवाइड के। देखो क्या कह रहा है, आओ समझो। Job enrichment involves vertical loading of functions and responsibility of the employee। देख लो क्या बोल रहा है, जॉब एनरिचमेंट मतलब वर्टिकली लोडिंग, है ना, वर्टिकली मतलब ऐसे वाला, ठीक है। और ठीक है चलो, अब जॉब एनलार्जमेंट क्या बोल रहा है, इन्वॉल्व है हॉरिजॉन्टल लोडिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ जॉब। मतलब किसी भी जॉब का जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो बढ़ रहा है, वो क्या है, वो अगर हॉरिजॉन्टली हो रहा है तो जॉब एनलार्जमेंट, वर्टिकली हो रहा है तो जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट होता है तब प्रमोशन होता है, तब बढ़िया चीज होता है। जॉब इनलार्जमेंट होगा तो आपके सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। चलो ये देखो क्या लिखा हुआ है, जॉब रोटेशन। अच्छा जॉब रोटेशन एक नया टर्म आ गया। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है पता है सर? जॉब रोटेशन मतलब होता है कि जब एक एम्प्लॉय क्या होता है, अब कुछ देर तक मतलब 10 दिन 1 महीना के लिए क्लर्क का काम किया, फिर पीओ किया, फिर मैनेजर किया, फिर किसी और चीज में गया। क्यों ऐसा कराया जाता है? ताकि वो चीजों को सीख सके, उसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ठीक है ना, ये वाला काम इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। जॉब इनलार्जमेंट अभी बताया, जॉब इनलार्जमेंट मतलब आपका हॉरिजॉन्टल, जब आपका जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाती है, ठीक है, सैलरी वैलरी कुछ नहीं बढ़ता, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी और दिमाग खपाने वाला बढ़ जाता है, ठीक है ना। जॉब एनरिचमेंट एक ऐसा एक्सटेंशन है या एक्सपेंशन है जिसमें आपकी सैलरी भी बढ़ती है, जिसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता है और जिसमें आपका पोस्ट भी बढ़ता है। ये बात ध्यान में रखिएगा।
चलिए अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया वो है रिक्रूटमेंट। क्या है? रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की बात करते हैं। देखो रिक्रूटमेंट क्या है, अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव प्रोसेस है। क्यों क्यों पॉजिटिव प्रोसेस कहा गया भाई साहब, इसको बताओ तो बताओ सर। रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस लिए कहा गया क्योंकि रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि भाई साहब आओ मेरे पास जॉब्स हैं, और जब लोग आते हैं आपके पास तो वो तो पॉजिटिव प्रोसेस है। ठीक है, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं ये कहूं कि मेरे रेस्टोरेंट में 20 लोगों की जरूरत है, मैंने 20 लोगों के लिए क्या एडवर्टाइजमेंट निकाला और लोग मेरे पास पहुंचे, दैट इज पॉजिटिव प्रोसेस। लेकिन भाई साहब उन 200 लोगों में जो मैंने सिर्फ 20 को छाटा तो 180 लोग हट गए, उसको क्या बोलते हैं सर? नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं, और वो होता है पार्ट सिलेक्शन का। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा एक वर्ड यूज किया जाता है, एक लाइन यूज किया जाता है, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। सवाल इससे आ चुका है, आओ देखें। चलो क्या कह रहा है, रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग, हायरिंग पोटेंशियल रिसोर्स और फाइलिंग ऑफ द वैकेंट पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ कोर फंक्शन ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है? कोर फंक्शंस है, क्योंकि बिना रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन होगा ही नहीं, है ना? देखो एडविन फिलिप्पो इन्होंने क्या कहा, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम अप्लाइड फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई साहब ये भी वही कह रहे हैं बात जो ऊपर कहा गया कि भैया रिक्रूटमेंट क्या है, सर्च करना किसका, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय का, और उसको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बताना कि भैया यहां जॉब अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। तो रिक्रूटमेंट मतलब सीधा सीधी जॉब के लिए ऑफर करना, भैया आओ मेरे पास जॉब है, काम है। ठीक है, चलो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 प्रोसेस इन्वॉल्व है। क्या? सबसे पहले रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करनी पड़ती है। रिक्रूटमेंट का प्लानिंग बिल्कुल प्लानिंग करना पड़ेगा कि कितना लोग चाहिए, है ना, कितना नहीं चाहिए, वैकेंट पोजीशन क्या होगा, कौन सा मेजर कौन सा माइनर होगा, ये सारा चीज हमको देखना पड़ता है ना। लेवल पे क्या होगा, स्टार्टिंग डेट कब से करना है, ये सारा चीज हमको देखना पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिस तरह आई। उसके बाद हम स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं। पहले रिक्रूटमेंट प्लानिंग कर लिए, क्या किस लिए, कि भैया आपको कितना एम्प्लॉय चाहिए, कहां वैकेंट पोजीशन है, किस चीज के लिए मेजर है, बड़ा है, कम है, स्किल्स क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या जरूरत है, ये हम प्लानिंग किए। फिर स्ट्रेटेजी डेवलप किए, once it's known how many with what qualification can be required, the next step involved in this regard to devise a suitable strategy for recruiting the candidates in the organization। तो भाई साहब पहले तो रिक्रूटमेंट का प्लान कर ली कि हमको ये चीज चाहिए, इतना इतना क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन इसको रिक्रूट कैसे करेंगे? अगर 200 लोग आ गए तो उसको हम कैसे देखेंगे, ये इसके लिए स्ट्रेटेजी, वही बोल रहा है, स्ट्रेटेजी डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है सर्चिंग, मतलब दिस स्टेप्स इन्वॉल्व अट्रैक्टिंग जॉब सीकर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। बोला भाई साहब कैसे करोगे? तो उसके लिए देयर आर ब्रॉडली 2 सोर्सेस यूज्ड टू अट्रैक्ट कैंडिडेट। कैंडिडेट को अट्रैक्ट करने के लिए 2 तरीका होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है ना? इंटरनल सोर्स मतलब जो तुम्हारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको क्या करो, बता दो भाई ऑफिस में क्या वैकेंसी आई है। और एक्सटर्नल सोर्स अलग अलग तरीका हो गया, बहुत सारा अभी आगे देखेंगे। तो तीसरा, पहला काम क्या? पहला काम है भाई साहब रिक्रूटमेंट के लिए प्लानिंग करना, दूसरा स्ट्रेटेजी डेवलप करना, तीसरा सर्चिंग करना, है ना, कि कहां से आ जाएगा जॉब, जॉब वाले लोग कहां होंगे, और उसके बाद है स्क्रीनिंग करना, मतलब छांटना, है ना, कि कौन इंप्लॉय मेरे लायक नहीं है उसको हटाना, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है? इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? ये देखिए आ गया ना 5 प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्लानिंग कर लिए, स्ट्रेटेजी डेवलप कर लिए, सर्च करना है कि कहां है एम्प्लॉय मेरा एम्प्लॉय, फिर स्क्रीनिंग करना है, छांटना है जो ज्यादा हो जाएगा, और इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल। ये इवैल्यूएशन और लास्ट में कंट्रोल करना जरूरी पड़ेगा भाई साहब। कौन कहां से कैसे आया है इसको देखना पड़ेगा ना, कि सैलरी कितनी होगी, कॉस्ट टाइम कितना, मतलब टाइम कितना स्पेंड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या होगा, तो उसके इवैल्यूएशन और कंट्रोल में रखा गया है। अब दूसरा जो सब सवाल पूछा जाता है, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या है? सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए सोर्सेस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल। इंटरनल सोर्स कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई साहब हमको अगर मेरे ऑफिस में मान लो 200 एम्प्लॉय काम करते हैं और हमको 20 एम्प्लॉय की जरूरत है, तो पहले हम अपने क्या करेंगे, 200 एम्प्लॉय को बता देंगे कि, तो वो अपने रेफरेंस के थ्रू भेज देंगे, तो एक रेफरल हो गया, प्लस प्रीवियस एप्लीकेंट्स जो हमने अप्लाई किए मेरे उसको कर देंगे,
प्रेजेंट एम्प्लॉय को बता दिए, प्रीवियस एम्प्लॉय एप्लीकेंट्स को बता दिए, एम्प्लॉय का रेफरल करेंगे, है ना, कि भैया तुम रेफर करो किसी को, फॉर्मर एम्प्लॉय जो है उसको बात करेंगे। तो ये चारों किस में आ जाएंगे, इंटरनल सोर्स में। अगर एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो एडवर्टीजमेंट लगा दो पेपर में, अलग अलग जगह पे, कैंपस से रिक्रूट कर लो, ई रिक्रूटमेंट कर लो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में डाल दो, वॉक इन इंटरव्यू डाल दो, कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, एक्विजिशन मर्जर कर लो, प्रोफेशनल एसोसिएशन कर लो, बात बहुत सारा काम है ना। तो ये सारा एक्सटर्नल सोर्स है। कोई भी ऐसा सोर्स जो कंपनी के इंटरनल से ना हो, एक्सटर्नल हो गया, मतलब अंदर से रिक्रूट ना हो। तो बात समझ में आई जी। तो ये काम है क्या सर, ये काम है एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कैसे होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू। अब कह रहा है मेरिट और डिमेरिट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो भाई साहब ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इससे कभी कभी सवाल पूछ ले जाते हैं। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का मेरिट क्या है सर, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बना रहेगा, है ना, एम्प्लॉय की लॉयल्टी बनाई रहेगी, क्योंकि इंटरनल अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट हुआ है इट मींस कि जानता होगा तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन रहेगा, कॉस्ट हमारा इफेक्टिवनेस होगा, सिंप्लीफाइड प्रोसेस रहेगा, रिलायबिलिटी रहेगी, टाइम सेविंग रहेगा, इजी हो जाएगा सब कुछ, है ना। लेकिन इसका डिमेरिट क्या है कि फ्रेश टैलेंट आप अपने पास नहीं ले पाएंगे, फेवरेटिज्म को इंकरेज मिलेगा कि भैया मेरा फेवरेट वाला था तो उसको हम एम्प्लॉय बना के रख लिए, लिमिटेड स्कोप होगा, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा राइज होगा। क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा राइज होगा। चलो अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल सोर्स का, तो एक्सटर्नल सोर्स का क्या बात है भाई, मेरिट डिमेरिट क्या हो गया। तो एक्सटर्नल सोर्स का मेरिट हो गया कि फेयर और इम्पार्शियल होगा, मतलब सब बंदे बराबर आएंगे, सबका इंटरव्यू होगा, जिसका सिलेक्शन होगा उसको हमको रख लेंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, फ्रेश टैलेंट को मौका मिलेगा, वाइडर स्कोप होगा, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होगी। लेकिन अगर हम डिमेरिट की बात करें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, तो एम्प्लॉय टर्नओवर जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा सिलेक्शन में लग जाएगा, ह्यूज कॉस्ट लगेगा, एम्प्लॉय का डिससेटिस्फेक्शन होगा, इनसिक्योरिटी होगी। ये सारा चीज आपका क्या है, डिमेरिट्स है। फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, भाई साहब रिक्रूटमेंट को कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो रिक्रूटमेंट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, है ना, चाहे वो इंटरनल फैक्टर होगा चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर होगा। अगर इंटरनल फैक्टर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी, जैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी। क्या है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी। अगर मैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी की बात करूं, अगर बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट पॉलिसी रहा तो क्या होगा सर, एम्प्लॉय आएंगे, रुकेंगे, अच्छे से काम करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अगर ये क्या है, इंटरनल है, तो इंटरनल फैक्टर मतलब अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छी होगी तो हमारा क्या होगा सर, हम सिलेक्शन भी अच्छी कर पाएंगे। साइज ऑफ द फर्म क्या होगा, छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा के हिसाब से हम क्या करेंगे, डिसीजन ले पाएंगे। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगर हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट है सिलेक्शन। क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या बोल रहा है, सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे जो सुटेबल कैंडिडेट है उसको चुनना ऑर्गेनाइजेशन के वैकेंट पोजीशन के लिए, जो पोजीशन खाली है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड सिलेक्शन मींस weeding out the unsuitable applicants and selecting those individuals with the prerequisite qualification and capability to fill the job in the organization। तो ये बात बोल रहा भाई साहब, फालतू लोग को हटाओ, जो स्किलफुल लोग है उसको सेलेक्ट कर लो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना, नहीं सर। चलिए अब ये देखो एक चार्ट है बड़ा सा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का, इसको देखो समझ में आ जाएगा। क्या है रिक्रूटमेंट, क्या है, अबाउट कॉन्टेक्टिंग एप्लीकेंट्स एंड गेटिंग एप्लीकेंट्स अप्लाई फॉर द पोजीशन। भाई साहब कॉन्टेक्ट कर रहे हैं अप्लाई किसको, एप्लीकेंट्स मतलब जो एम्प्लॉई है उसको कॉन्टेक्ट करेंगे और उसको बोलेंगे भाई पोजीशन के लिए अप्लाई करो। लेकिन सिलेक्शन में क्या होगा, प्रोसेस इन्वॉल्व चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, मतलब जो भी कैंडिडेट तुम्हारे पास एप्लीकेंट्स आए हुए हैं उसमें से बेस्ट को चुनना, ये है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलाउज मोर एप्लीकेंट्स टू अप्लाई पोस्ट, बहुत ज्यादा से ज्यादा जितना लोग आएगा सब अप्लाई कर सकता है। लेकिन सिलेक्शन क्या है, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चुनना उस सारे कैंडिडेट में से। ठीक है, याद रखना। रिक्रूटमेंट प्राइमरली ऑप्टिमिस्टिक है और एम टू ब्रॉडन दी पूल ऑफ कैंडिडेट, और सिलेक्शन क्या है, सेकंड हार्मफुल प्रोसीजर है which aims to eliminate the applicants। तो मतलब ये इसमें क्या होता है, जितना लोग को आएगा अब आने दो और सिलेक्शन में हम छाड़ देते हैं। ठीक है, ये देखो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो कैसे होता है, हम इनवाइट करते हैं एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है, फिर इसके हमारे पास क्या आता है, एप्लीकेशंस आता है, फिर हम एप्लीकेशन का स्क्रूटनी करते हैं किसका सही है किसका गलत है,
फिर हम एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेते हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेते हैं, फिर रेफरेंस चेक करते हैं, फिर फिजिकल होता है और तब जाके फाइनल सिलेक्शन होता है। ये याद रखिएगा, VVVVI है। क्या है? VVI है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट चलें, आइए सर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, उसके बाद क्या है? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। अगर हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करें ना, तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग कुछ नहीं है, एम्प्लॉय के स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज को बढ़ाना, उसको हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। और डेवलपमेंट सर वही कंटिन्यूअस हो तो उसको डेवलपमेंट कहेंगे, है ना? बात समझ में आ रही है? ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग बोल रहा है कि भैया एम्प्लॉय के स्किल्स को और नॉलेज को इंप्रूव करना, वो ट्रेनिंग है। देखो क्या कह रहा है, आ जाओ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग स्किल्स, गेनिंग knowledge, clarifying concepts and changing attitudes through the structured and planned education by which productivity and performance of employees can be enhanced। तो भाई साहब क्या बोला? ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां हम उसके स्किल, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर सकते हैं, एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, वो सारा चीज हम कर सकते हैं एम्प्लॉय का, जिससे उसका क्या हो, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर पाए। क्लियर है बात? जी सर। अब ट्रेनिंग का प्रोसेस देखो, ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस है सर? सबसे पहले हम नीड को एसेस करते हैं। क्या नीड असेसमेंट की किसकी जरूरत है ना? जरूरत है ट्रेनिंग की है या नहीं है, तो नीड असेसमेंट हो गया। फिर हम सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव कि भाई साहब क्यों जरूरी है, फिर डिजाइन करते हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं और लास्ट में इवेल्युएट कर देते हैं। तो नीड असेसमेंट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डिजाइनिंग, इंप्लीमेंट एंड इवेल्युएशन। एनएसडी कमांड सुना है? एनएसडी और आई, ठीक है ना? एनएसडी आई, एनएसडी आई ट्रेनिंग का प्रोसेस, एनएसडी आई। चलो अब आ जाओ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, वीवीआई, वीवीवीवीआई पूछा जाता है सर क्या है? आओ हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब दो ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स का मतलब हुआ कि जब आप जॉब कर रहे हैं उसी दौरान आपको ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी। क्या है? जब आप जॉब कर रहे हैं उसी दौरान आपको ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का मतलब हुआ कि जब आप जॉब करेंगे तब नहीं, उसके लिए अलग एक सेटअप किया जाएगा और वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है? देखो ये जो ऑन द जॉब होता है ना, ये प्रैक्टिकल मेथड्स होते हैं। ये क्या होता है? प्रैक्टिकल मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के। ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, थ्योरेटिकल होता है। क्या है? थ्योरेटिकल होता है। ठीक है? बात को ध्यान में समझना। ठीक है? यहां हम इसमें हम लर्न करते हैं परफॉर्म करने के साथ साथ, और यहां हम करते हैं, यहां चीजों को अक्वायर करते हैं तब लर्न करते हैं। अब एक एक करके हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। क्या करेंगे? एक एक करके हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। आ जाओ। सबसे पहले जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, JIT। सर जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग क्या होता है? सर यहां पे भी क्या दिया जाता है, जब आप काम कर रहे होंगे ना तो उस समय इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और उससे आपकी क्या करा जाएगा? ट्रेनिंग की जाएगी। ठीक है? जब आप काम करेंगे उसी समय आपको इंस्ट्रक्शन दे के बताया जाएगा भाई ये करो ये करो ये करो, और ट्रेनिंग। उसके बाद है अप्रेंटिसशिप। सब ये भी क्या? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना, जैसे प्लम्बर है ना, टेलर, इलेक्ट्रीशियन, इन सबको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब। उसके बाद है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन भी क्या है? एक तरह का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। जैसे अगर मैं किसी बैंक में काम कर रहा हूं तो वहां पे एम्प्लॉय को अगर रोटेशन किया जा रहा है, पहले क्लर्क में, फिर कैशियर में, फिर पीओ के लेवल पर, फिर मैनेजर के लेवल पर, तो वो क्या है? वो उसकी ट्रेनिंग है। क्या है? ट्रेनिंग है। तो इसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो जॉब रोटेशन। कोचिंग भी कोच करना होता है, मतलब कंटिन्यूअस पर्सन होता है जहां पे एक पर्सन आपको क्या कर रहा होता है? ट्रेनिंग दे रहा होता है कंटिन्यूअसली। ठीक है? अंडर स्टडी क्या होता है? सर अंडर स्टडी मतलब सुपीरियर, आपका जो सुपीरियर होता है वो आपको अपने अंडर रख के उसकी आपकी ट्रेनिंग करा रहा होता है। और मेंटरिंग होता है, कोई एक मेंटोर आपको आपकी ट्रेनिंग करा रहा होता है मतलब कंटिन्यूअसली। ठीक है? बात समझ में आई जी? तो ये क्या सारे ऑन द जॉब है। क्या है? ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब की बात करें तो सर लेक्चर मिलते जाएगा, सुनते जाओगे, कान पकते जाएगा, है ना? उसके बाद है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है सर? सिमुलेशन एक्सरसाइज होता है जहां पे आप जैसे साथ साथ काम करते हैं ना, जैसे सिमुलेशन का एग्जांपल है रोल प्ले। क्या है? रोल प्ले मतलब आप किसी और का एक्ट प्ले करते हो। ठीक है? केस स्टडी। ठीक है? ये सारा चीज। उसके बाद एक और चीज है वेस्टिबुल ट्रेनिंग। क्या होता है वेस्टिबुल ट्रेनिंग? तो सर वेस्टिबुल ट्रेनिंग उसको बोलते हैं
जहां सिमिलर कंडीशन जैसा आप जॉब में करोगे ना, वैसा ही एक सिमिलर कंडीशन तैयार किया जाएगा और वहां पे आपको क्या किया जाएगा, वहां पे आपको ट्रेन किया जाएगा। वहां क्या किया जाएगा, आपको ट्रेन किया जाएगा। जैसे प्लेन वाला जो ट्रेनिंग होता है ना, क्या है, प्लेन वाला ट्रेनिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर वेस्टिबल ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये ऑफ द मेथड जॉब होता है, ऑन द जॉब नहीं। अब ऐसा नहीं है कि प्लेन उड़ा रहे हो और मतलब डायरेक्टली बोल दिया चलो तो पायलट में चलो, ठीक है, और पायलट में गए, मतलब पायलट के तौर पर चले गए, 100 पैसेंजर को ले रहे हो, बेटा बेटा आप चलाओ, है ना, उड़ाओ, ऐसा नहीं होता है ना। इसके लिए वैसा ही एक जगह होता है, एक स्पेस होता है जहां इसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है, और जब पर्टिकुलर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब उनको पायलट के रूप में वो आप उतारा जाता है। क्लियर है बात जी। चलिए, उसी तरह से रोल प्ले भी है, केस स्टडी, इन डेप्थ स्टडी है, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, सेंसिटिविटी, सारे एक जैसे हैं, है ना। तो बस इतना याद रखो यार कि कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, इस समय क्या होता है, कॉमन सब्जेक्ट पर डिस्कशन होता है। सेमिनार में एक स्पेसिफिक बंदा होता है जो एक्सपर्ट होता है, वो एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। तो ये सारे क्या है, ऑफ द जॉब है, जॉब के दौरान नहीं, जॉब के बाहर है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलें। ये देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब, द एम्प्लॉय लर्न्स इन द जॉब एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट, जो एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट होता है वहां सीखता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स एम्प्लॉय आउटसाइड वर्क, जहां पे काम हो रहा है उसके बाहर सीखता है। ये चीपेस्ट होता है, ये एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि इसको सेपरेट ट्रेनिंग रूम, स्पेशलिस्ट रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। ये वर्क प्लेस होता है, ये वर्क प्लेस से बाहर होता है। जनरली इम्पार्टेड इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब, ये क्या होता है भाई साहब, ये मैनेजरियल एंड नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब से रिलेटेड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखिए, इसको समझ सीखिए, ये क्या है, लर्न बाय परफॉर्मिंग, जैसे आप परफॉर्म करेंगे वैसे वैसे सीखेंगे। और ये लर्न बाय एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज पहले ले लेंगे तब सीखेंगे। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, इसकी बात मैंने पहले ही करी। चलिए नेक्स्ट चले, आ जाइए। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस दिया हुआ है। देखिए सर क्या है, प्रोसेस है जहां हम इंक्रीज करते हैं नॉलेज का और स्किल्स इंप्लॉय का। ये क्या है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक है, डिफरेंस, ये जॉब ओरिएंटेड होता है, ये करियर ओरिएंटेड होता है। ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। देखिए डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं, ओवरऑल जो आपका ग्रोथ होता है ना उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। और ट्रेनिंग तो टाइम टू टाइम पे होती है, क्या होती है, टाइम टू टाइम पे होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग, है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलें। परफॉर्मेंस अप्रेजल, नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ट्रेनिंग हो गई, तो भैया आफ्टर प्लेस्ड एंड ट्रेनिंग के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल स्टेप क्या है कि भैया हम क्या करें, हम ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को अप्रेज करें। परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होगा, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए पहले आपको बताना ना पड़ेगा। जैसे अगर एग्जाम पास करना है तो हम बता देते हैं कि नहीं भैया 30% नंबर लाओगे कम से कम तब पास होने, तो फेल हो जाओगे, बताते हैं। तो उसी तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब इतना स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के बाद तब इसको बताओगे, एम्प्लॉय को बताओगे। पहले आप स्टैंडर्ड सेट करोगे, फिर एम्प्लॉय को बताओगे। एम्प्लॉय को बताने के बाद फिर आप क्या करोगे, एम्प्लॉय का एक्चुअल परफॉर्मेंस देखोगे, फिर दोनों में से मेजर करोगे कि जो स्टैंडर्ड बताए थे वो या एक्चुअल बताए थे वो, दोनों में से मेजर करोगे। ज्यादा होगा, अगर एक्चुअल से मतलब जितना स्टैंडर्ड था उससे ज्यादा वो काम किया होगा तो उसको अप्रेजल दोगे, और अगर उससे कम काम किया होगा तो उसको समझा के फिर उसका परफॉर्मेंस को बढ़वाओगे। यही है, ये प्रोसेस भी आगे भी हम देखेंगे क्या कह रहा है। आज वो समझते हैं क्या कह रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिवली एन एम्प्लॉयज पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस against the background of his expected role performance about his future potential of an organization। तो ये क्या कह रहा है, एक प्रोसेस है जहां पे हम क्वांटिटेटिव भी मतलब एक नंबर के बेस पे भी और क्वालिटेटिव भी, हम दोनों तरीके का पास्ट और प्रेजेंट जो है परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। किसका सर, एम्प्लॉय का। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पे एडविन फ्लिपो क्या कहते हैं, कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल इज सिस्टमैटिक पीरियोडिक एंड इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सेलेंस, की कितना वो एक्सेलेंट है इन मैटर्स पर्टेनिंग टू जॉब, प्रेजेंट जॉब, हिज पोटेंशियल फॉर बेटर जॉब। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। प्रोसेस क्या है सर, प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, वीवीआई। चलो मैं इसका इससे बताता हूं, ये देखो, इससे देखो
सबसे पहले क्या है, एस्टेब्लिश करना है परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड आपको एस्टेब्लिश करना है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है ना? हाँ ठीक, चलो। तो सबसे पहले क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड बना लिया जी, अब वो स्टैंडर्ड बता दो एम्प्लॉय को, ठीक है, कम्युनिकेट कर लिया। फिर अब मेजर करो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। जैसे ही एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस मेजर किया, अब कंपेयर करो कि स्टैंडर्ड क्या था और एक्चुअल क्या है। अगर एक्चुअल ज्यादा है तो उसको अप्रेजल दो, उसको अच्छा बेनिफिट इंसेंटिव दो। और अगर एक्चुअल से कम है तो भाई साहब क्या करो, एक्चुअल से कम है तो उसको भाई साहब बोलो कि काम अच्छे से करो, उसको समझाओ और उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट फिर से दो, ठीक है। ये वही बोल रहा है, कंपेयर विद स्टैंडर्ड्स एंड डिस्कस अप्रेजल विद एम्प्लॉय, इंप्लीमेंट अप्रेजल एंड रिव्यू। तो ये बात याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ सर सबसे जरूरी बात, मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना। दो मेथड हैं, कौन कौन से सर? एक तो है, एक मेथड को हम लोग बोलते हैं आपका ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा मेथड को बोलते हैं मॉडर्न मेथड। अभी क्या है, देखो यार, अलग अलग तरीके होते हैं परफॉर्मेंस को अप्रेज करने का या किसी के परफॉर्मेंस को जांचने का। अप्रेजल मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब क्या, जांच करना कि वो कैसा है, कितना अच्छा काम कर रहा है ना। तो उसके अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। हम अलग अलग मेथड के थ्रू हम उसको देखेंगे। क्लियर है बात, समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। अब ट्रेडिशनल मेथड जो हो गया वो पुराना मेथड, पुराना तरीका हो गया, और मॉडर्न मेथड हो गया जो अभी चल रहा है, नया नया तरीका। नहीं तो सबसे पहला हम अगर बात करें रैंकिंग मेथड का, देखो क्या दिया हुआ है सर। रैंकिंग मेथड क्या होता है, रैंक देता है। रैंकिंग मेथड मतलब आप जो आप किए, ठीक है, अगर 200 एम्प्लॉइज है, 200 एम्प्लॉइज को क्या करेगा, वो रैंक देगा, 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, 4 रैंक, है ना। ऐसे पहला रैंक क्या होगा, दूसरा रैंक क्या होगा, उसको बोलते हैं रैंकिंग मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड क्या होता है ये समझो। देखो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड होता है कि दो लोगों के बीच में कंपेयर होता है। जैसे मान लो 20 एम्प्लॉय, पहले 2 एम्प्लॉय का हुआ तो दोनों में से जो टॉप निकला उसको साइड कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, तीसरा से देखा, तीसरा में से जो आप निकला फिर उसको साइड कर दिया, तो उससे जो बेस्ट एम्प्लॉय होता है वो निखर के आ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। हम यहाँ क्या करते हैं, ठीक है, हम यहाँ करते हैं कंपैरिजन, ठीक है, क्या करते हैं, कंपैरिजन। उसके बाद ग्रेडिंग, ग्रेड करना सर। ग्रेड करना मतलब ए प्लस, बी प्लस, है ना, इसको बोलते हैं ग्रेडिंग। उसके बाद है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है सर, देखो 4 परफॉर्मेंस दे दिया, क्या, एक्सेलेंट, गुड, बैड, है ना, और यहां पे वर्स्ट, ये 4 दे दिया और बोला सही करो, ठीक है ना। तो मैनेजर क्या करता है, इसी हिसाब से उसको जज कर लेता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से, है ना। नेक्स्ट है फोर्स चॉइस मेथड। ये दोनों एक ही जैसा मेथड है, ठीक है। चेकलिस्ट मेथड क्या होता है सर, यस और नो वाला। क्या, यस और नो वाला। जैसे यहाँ पे डब्बा होगा, बोलेगा बताओ तुम इस काम में कितना काम किए, बोलेगा इतना काम किए, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होगा, बोलेगा भाई साहब बताओ तुम इस काम को किए या नहीं किए, बोला यस तो यस, नो तो नो। तो यस और नो वाला जो मेथड होता है उसको बोलते हैं चेकलिस्ट मेथड। ये सब पुराने मेथड है, पुराने तरीके हैं जिसके थ्रू उनका क्या होता था, अप्रेजल होता था, परफॉर्मेंस को वो चेक करते थे। उसके बाद है क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। ये देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड में जो मैनेजर होता था ना, वो पास्ट के इंसिडेंट में देखता था कि जब क्रिटिकल कोई काम आता था तो कौन सा ऐसा इंसान है जो सही तरीके से परफॉर्म करता था, उस चीज को वो नोट कर लेता था और उस बेस पर उसका जजमेंट होता था। तो उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, इसीलिए इसका नाम दिया गया क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। उसके बाद है ग्राफिक स्केल मेथड या ग्राफिक रेटिंग मेथड, दोनों में से जो कहो। यहां पे क्या होता है, ग्राफिकली रेट देते हैं हम उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। उसके बाद है ऐसे मेथड। ऐसे मेथड में क्या होता है ना कि मैनेजर जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाता है या ऐसे लिखता है उसके परफॉर्मेंस के बेस पर, और तब उसको क्या करते थे, अप्रोवल देते थे। उसके बाद है फील्ड रिव्यू मेथड, मतलब सबसे जानकारी ले लो भाई साहब। अगर कोई सेल्स वाला बंदा है तो हम क्या करेंगे, सबसे जानकारी ले लेंगे, है ना, फील्ड में जा जाके।
उसके बाद एक मेथड होता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होता है, आपको पता भी नहीं होता है और आपका मैनेजर आपके बारे में डिटेल कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट बना रहा होता है और उस रिपोर्ट के बेस पर आपका अप्रेजल डिसाइड होता है, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड। तो ये सारे मेथड्स थे जो थे ट्रेडिशनल। अब आ जाओ, ये है मॉडर्न मेथड, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। भाई साहब ये क्या है, एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उस बेस पर जो काम करता है उस बेस पर उसको क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस का अप्रेजल मिलता है। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, मतलब इसमें क्या होता है ना, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल में यहां दो चीजें होती है। क्या क्या होता है सर, इसमें एक तो ग्राफ बना दिया जाता है और ग्राफ के बेस पर क्या किया जाता है सर, उसमें मार्क किया जाता है, और दूसरा इसमें क्रिटिकली इंसिडेंस भी देखा जाता है। दोनों बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल में दो चीजें मैच होती है। क्या क्या सर, एक तो मैच होता है क्रिटिकल और दूसरा जो है मैच करते जाता है आपका ग्राफिकल। तो ये दो मेथड मिलाकर नया मेथड निकाला गया जिसको बोलते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, जिसमें आपका क्रिटिकली चीजों को देखा भी गया कि भाई साहब टाइम टू टाइम पर वो क्या करता था पास्ट में जब क्रिटिकल को इंसिडेंस होता था, और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर तैयार किया जाना, उसको बोलते थे आपका बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। उसके बाद है असेसमेंट सेंटर में वो कैसा परफॉर्म करता था। सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे मजेदार अप्रेजल होता है वो होता है 360 डिग्री अप्रेजल। इसमें क्या होता है 360 डिग्री में आप इंप्लॉय से, आप पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या करते हो, अपना रिव्यू मांगते हो। आप जैसे कोई एक एम्प्लॉय है उसके बारे में पूरे ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू देता है और तब जाके उसका अप्रेजल होता है, तब जाके उसका परफॉर्मेंस का पता चलता है, उसको बोलते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, ये कोई मेथड नहीं है, ये तो गलत बात है, ठीक है। ये मेथड थे क्या मॉडर्न मेथड, आपको समझ में आया जी सर। अब क्या है, अब कुछ ना एरर होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। देखो क्या होता है ना, जब मैनेजर के साथ आप कनेक्टेड रहोगे ना, ठीक है, मतलब कोई भी इंप्लॉय कनेक्टेड रहता है, तो कभी कभी क्या होता है मैनेजर ना बहुत सारी गलतियां करता है परफॉर्मेंस अप्रेज करने में, परफॉर्मेंस को जज करने में। क्या क्या गलतियां करता है, आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है सेंट्रल टेंडेंसी अप्रेजल एरर। क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी एरर। सेंट्रल टेंडेंसी एरर कहने का मतलब है कि सब इंप्लॉय को एवरेज मान लिया, मतलब जो अच्छा काम कर रहा है उसको भी सेम जैसा, जो बुरा काम कर रहा है उसको भी बराबर। तो इससे नुकसान क्या होता है, जो बुरे वाले एम्प्लॉय थे वो तो खुश रहते हैं, लेकिन जो अच्छे वाले एम्प्लॉय होते हैं वो नाराज होते हैं और काम में उनका फिर कम हो जाता है काम करना, ठीक है ना, जो रियली हार्ड वर्क करते हैं उनके साथ। तो ये एक पहला क्या हो गया, एरर हो गया, पहला गलती क्या हो गया परफॉर्मेंस एरर में, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी एरर। दूसरा होता है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर मतलब देखो, कांस्टेंट एरर मतलब है कि अगर वो स्ट्रिक्ट रहा तो सबके लिए स्ट्रिक्ट रहा और लीनियंट रहा तो सबके लिए लीनियंट रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, जिसके साथ जैसा जो चीज हो वो सही होना चाहिए। कांस्टेंट एरर में क्या हो गया सर, इवेल्युएटर्स क्या करेगा, लीनियंट रहा तो लीनियंट, नहीं तो फिर भाई साहब स्ट्रिक्ट रहा तो वेरी स्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद है फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म मतलब कुछ एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर फेवरेट मानते हैं और उसको क्या करेंगे, उसको अपने हिसाब से परफॉर्मेंस अप्रेजल दे देंगे। तो ये भी क्या है सर, चहेता एम्प्लॉय के तौर पर ये भी क्या है, ये भी एरर है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। फिर एक ग्रुपिंग, मतलब कोई ग्रुप अगर अच्छा काम कर रहा है तो क्या करेंगे सर, उसी को दे देंगे आपको क्या अप्रेजल अच्छा, बाकी को आप नहीं देंगे। तो उसके बाद गिल्ट बाय एसोसिएशन। गिल्ट बाय एसोसिएशन मतलब जिस कंपनी की वजह से उससे रखते हैं उस, जैसे बोलता है ना कि भाई कोई इंप्लॉय, बाप रे इंप्लॉय जो है टाटा से काम करके आया है, तो भाई क्या उसको अच्छा रेटिंग देते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल देते हैं। तो ये भी क्या है, ये एक गलती है, ये एक एरर है, नहीं करना चाहिए। उसके बाद है हालो इफेक्ट। देखो हालो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट, ये दो इफेक्ट होता है। हालो इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के लिए होता है, और क्या होता है किसी इंसान के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को देखकर अगर आप अप्रेजल दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं हालो इफेक्ट, और किसी इंसान के सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखकर आप उसको जज कर रहे हैं और आप उसको अप्रेजल दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है होल्डिंग अ ग्रज। होल्डिंग अ ग्रज मतलब कायम रखना, मतलब होता है कि भाई साहब कोई पास्ट में तुम्हारा कोई झगड़ा था या लफड़ा था, कोई बातचीत हो गया मैनेजर से, तो वो उस बात का ग्रज अभी निकाल रहा है कि भाई साहब तुम बहुत तेज बन रहे थे ना, चलो तुम्हारा हम ये निकालते हैं, उसको बोलते हैं होल्डिंग अ ग्रज। उसके बाद है पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का क्या मतलब हुआ सर, खुद गलती किए, है ना,
मतलब परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द रेट्स ऑफ लाइक और डिसलाइक, कितना आप लाइक करते हैं उस हिसाब से। उसके बाद है स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, पास्ट के बेसिस पर अभी जज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पास्ट के बेसिस पर अभी जज कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, द हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट मतलब बताया ना, हालो इफेक्ट का ऑपोजिट, कि वो नेगेटिव ओपिनियन को देखकर दिया जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सनफ्लावर इफेक्ट। सनफ्लावर इफेक्ट होता है अच्छा बनने के चक्कर में सबको हाई रेटिंग दे दिया, क्या कर दिया, अच्छा बनने के चक्कर में सबको हाई दे दिया। और उसके बाद है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप बोलते हैं जब आप किसी को किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बेस पर जज करके और दे देते हो, ठीक है ना, एज सेक्स कास्ट और रिलीजन के बेस पर, है ना, तो उसको वो ये भी क्या है, एक मिस कॉन्सेप्शन है, एरर है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। चलो नेक्स्ट है सक्सेशन और करियर प्लानिंग। क्या है, सक्सेशन और करियर प्लानिंग। अभी मैंने बताया था, आपको याद है सर, सक्सेशन प्लानिंग कौन करता है, सक्सेशन प्लानिंग आपका एम्प्लॉयर करता है, यानी कि मालिक करता है, यानी कि मैनेजमेंट करता है। करियर प्लानिंग कौन करता है, खुद एम्प्लॉय, है ना। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मान लेते हैं कि एक ऐसा एम्प्लॉय है, ठीक है, जो खुद बहुत अच्छा काम कर रहा है और सब एम्प्लॉय से बेहतर है, और उसकी वो नजर नहीं किसके, मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट उसके बारे में सोच रहा है कि अगर कोई एक अच्छा एम्प्लॉय गया ना तो उस जगह पर उसको हम बैठा देंगे, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। लेकिन सारे एम्प्लॉय दिन रात मेहनत करते हैं कि वो एक सुप्रीम पोजीशन पर पहुंच सकें, सीईओ के लेवल पर, उसको बोलते हैं करियर प्लानिंग। ठीक है, करियर प्लानिंग खुद हम प्लान करते हैं कि हमको आगे बढ़ना है, एक टॉप लेवल पोजीशन पे जाना है, और सक्सेशन प्लानिंग एम्प्लॉयर प्लान करता है कि किस एम्प्लॉय को किस पोजीशन पे रखना है। क्लियर है बात, जी सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है करियर प्लानिंग क्या, सेल्फ इवोल्यूशन है, प्लानिंग डन बाय ए पर्सन टू हैव अ स्ट्रॉन्गर करियर पाथ। और आप आ जाइए करियर प्लानिंग का प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले क्या करेगा वो, सेल्फ असेसमेंट। फिर क्या होगा सर, रिसर्च करेगा करियर पर, फिर सेट करेगा करियर का ऑब्जेक्टिव, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेगा, सीवी बनाएगा, जॉब सर्च करेगा, और फिर वो करियर गोल को रिवाइज करेगा। तो ये क्या है, करियर प्लानिंग का प्रोसेस है कि भैया कैसे कैसे करेंगे, पहले सेल्फ असेसमेंट करेंगे, फिर हम रिसर्च करेंगे करियर पे क्या क्या करियर है, फिर उसमें करियर का ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, अपनी स्किल को बढ़ाएंगे, सीवी तैयार करेंगे, जॉब सर्च करेंगे, और फिर वही रिवाइज करेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग कभी मैंने बताया, क्या बोल रहा है देखो, सक्सेशन प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग डेवलपिंग पोटेंशियल लीडर फॉर होल्डिंग द क्रिटिकल पोजीशंस एंड रिप्लेसिंग द ओल्ड वर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देख रहे हो क्या बोल रहा है, सक्सेशन प्लानिंग कहने का मतलब बोल रहा है कि जो टॉप मोस्ट पोजीशन है उसके लिए कोई एक बंदा चुन के रखना, किसके द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि अगर वो पोजीशन में कभी खाली हो तो उसके जगह पर हम उसको रिप्लेस करें जो मैनेजमेंट की नजर में है, ठीक है, ताकि मैनेजमेंट जो है वो या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका स्मूथ फंक्शनिंग होते रहे, कभी उसको कोई दिक्कत नहीं आए। आ जाओ, उसका एक चार्ट होगा, देखो ये देखो, सक्सेशन प्लानिंग का भी एक क्या है, सब प्रोसेस है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना की पोजीशंस, कि किस पोजीशंस के लिए हमको आइडेंटिफाई करना है, मतलब जैसे सीईओ है तो सीईओ अगर बूढ़ा हो रहा है या रिटायर होने वाला है तो हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा आदमी जो सीईओ बन सकता है, तो की आइडेंटिफाई करेंगे की पोजीशंस को। फिर आइडेंटिफाई कैपेबिलिटी फॉर की पोजीशंस, की क्या क्या कैपेबिलिटी चाहिए उस पोजीशन के लिए। फिर आइडेंटिफाई करेंगे इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज एंड एक्सेस कैपेबिलिटीज, की कौन कौन सा एम्प्लॉय जो है इंटरेस्टेड है सीईओ बनने के लिए। फिर डेवलप करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे सक्सेशन एंड नॉलेज एंड ट्रांसफर करेंगे प्लान, और लास्ट में इवैल्यूएट करेंगे इफेक्टिवनेस को। तो ये बन जाएगा क्या, सक्सेशन प्लानिंग। चलिए ये देखिए, ये सेम चीज है। आ जाओ भाई, करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग का थोड़ा डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, आ जाओ। कवर करता है ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयर्स, है ना, एम्प्लॉइज में इट कवर्स ओनली टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। देखो सक्सेशन प्लानिंग सबसे ऊपर वाले लेवल के लिए होता है, किसके लिए होता है, सबसे ऊपर वाला लेवल के लिए होता है। क्लियर है बात, हाँ या ना जी। इट इज कंसर्न विद द पोजीशंस एन एम्प्लॉय इज फिट होल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा भाई साहब, करियर प्लानिंग जो है ना कोई भी पोजीशंस के लिए होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो जाए, लेकिन ये जो होता है हायर लेवल के लिए होता है। सिर्फ किसके लिए होता है, हायर लेवल के लिए होता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच पर्सन सेलेक्ट हिज करियर। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे पर्सन क्या करता है, सेलेक्ट करता है करियर को और वो अपने गोल तक पहुंच जाता है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है
जहां सक्सेसर फाउंड किया जाता है, उसको खोजा जाता है एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड के लिए। ठीक है, ये देखो ये करियर मैनेजमेंट में आता है, सक्सेशन मैनेजमेंट में इंडिविजुअल प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल की स्ट्रेटजी है, ये वन एम्प्लॉय होल्ड करता है डिफरेंट पोजीशन, और ये वन पोजीशन हेल्ड बाय डिफरेंट एम्प्लॉय। ये देखो एक बात बड़ा सॉलिड है कि यहां पे क्या होता है, एक वन एम्प्लॉय होल्ड करता है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस अपने लाइफ में, और यहां वन पोजीशन के लिए डिफरेंट एम्प्लॉय ओवर अ पीरियड काम करता है। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं क्लर्क बना, क्लर्क से पीओ बना, पीओ से मैनेजर बना, मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना, ब्रांच मैनेजर बना और हेड मैनेजर बना। ठीक है, ये एक पर्सन करने गया, इसको करियर प्लानिंग। लेकिन अगर कोई सीईओ का पोस्ट है, उस पर हर 5-10 साल में कोई अलग अलग आदमी बनते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। क्लियर है बात? सक्सेस इन वंस करियर, कंटिन्यूटी इन लीडरशिप फॉर ऑल की पोजीशंस। बात समझ में आया बबुआ? आया कि नहीं? आ गया। नेक्स्ट है कंपनसेशन मैनेजमेंट। क्या होता है भाई साहब? सर कंपनसेशन मैनेजमेंट मतलब मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड करना वर्कर्स को या एम्प्लॉय को। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? क्लियर है कि नहीं है अभी तक? सर बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ, क्या कह रहा है देखो पहले। कंपनसेशन मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मॉनेटरी वैल्यू टू एन एम्प्लॉय फॉर द वर्क दे डू बाय मींस अ कंपनी प्रोसेस और पॉलिसी। तो क्या बोल रहा है कि जो कंपनसेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि हम कोई भी जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है उसको हम मॉनेटरी वैल्यू देते हैं किसी भी टर्म्स में। किस टर्म्स में? चाहे वो सैलरी के टर्म्स में हो, बोनस के टर्म्स में हो, बेनिफिट पैकेज के टर्म्स में हो, किसी भी टर्म्स में हो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है यहां तक तो बताया जाए? नहीं है ना? कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं सर, काहे के लिए रहेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ। देखो क्या है कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट का। वेजेस, सैलरी, अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, ये सारा चीज है ना। इंसेंटिव एंड परफॉर्मेंस, फ्रिंज बेनिफिट्स। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग वेजेस एंड सैलरी। देखो नहीं, ये भी कुछ कोई दिक्कत नहीं है। चलो फ्रिंज बेनिफिट्स क्या क्या? सर पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क, ये ठीक है, ये भी वही चीज है, कोई खास नहीं है। हाँ, अब जो आ रहा है वो है काम का चीज। क्या है? थ्योरी ऑफ वेजेस। क्या है? थ्योरी ऑफ वेजेस। तो भाई साहब थ्योरी ऑफ वेजेस पढ़ना है? हाँ सर बिल्कुल पढ़ना है। आ जाओ शुरू करो, बहुत सवाल पूछे जाते हैं इससे। सबसे पहला थ्योरी है वेजेस फंड थ्योरी। किसके द्वारा दिया गया? एडम स्मिथ के द्वारा। कब दिया गया? 1723 से 1790 के बीच में। ठीक है, क्या तो वेजेस फंड थ्योरी क्या कहती है कि भैया जितना ज्यादा वेजेस होगा उतना सॉरी जितना ज्यादा वेजेस फंड होगा उतना ज्यादा वेजेस मिलेगा, जितना कम वेजेस फंड होगा उतना कम वेजेस मिलेगा। मतलब मजदूरी लेने की बात कही है वेजेस फंड थ्योरी में। वेजेस की बात करी गई है कि एक वर्कर्स जो है वो कितना सैलरी लेगा या कितना वेजेस लेगा। तो यहां बोला गया वेजेस फंड थ्योरी में एडम स्मिथ के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया कि उनका अजम्पशन क्या था कि वर्कर्स आर पेड वेजेस आउट ऑफ ए प्री डिटरमाइंड फंड ऑफ वेल्थ। कि जो प्री डिटरमाइंड फंड होगा ना उस बेस पर हम डिसाइड करेंगे। और ये जो प्री डिटरमाइंड फंड होगा उस बेस पर क्या डिसाइड करेंगे भाई साहब? उस बेस पर ये डिसाइड करेंगे कि जितना ज्यादा वेजेस फंड होगा हम उतना ज्यादा वर्कर्स को वेजेस देंगे, जितना कम होगा उतना कम वेजेस दिया जाएगा। और वेजेस कैसे डिसाइड करेंगे? सर वेजेस प्री डिटरमाइंड होगा। क्या होगा? प्री डिटरमाइंड होगा। दूसरा जो थ्योरी है सबसिस्टेंस थ्योरी है, जो डेविड रिकार्डो ने दिया है 1772 से 1823 तक ये थ्योरी चला था। यहां पे क्या बोला गया? इस थ्योरी को बोला गया कि भैया हम जो वेजेस देंगे ना वो सबसिस्टेंस लेवल देंगे, मतलब ना ज्यादा देंगे वर्कर्स को वेजेस ना कम देंगे। अगर हम ज्यादा वेजेस देंगे तो क्या होगा? सर ज्यादा वेजेस देंगे तो सारे वर्कर्स मेरे यहां काम करने के लिए आ जाएंगे, फिर वही हाल हो जाएगा, कम वेजेस देना पड़ेगा। और अगर हम कम वेजेस देंगे तो वर्कर्स जो है भुखमरी, अदर डिजीज और अलग अलग कारण से डेथ हो जाएगा उनका, वो नहीं रह पाएंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। द लेबरर्स है ना, according to this theory the laborers are paid to enable them subsist and perpetuate the race without increase or diminution
this payment is called subsistence wages. The basic assumption of this theory is that workers are paid wages more than the subsistence level. Workers number will increase. As a result, wages will come down to that subsistence level. And on the contrary, if the workers are paid less than the subsistence wages, the number of workers will decrease. As a result, starvation, death, malnutrition, disease ये कारण होगा। तो यही क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई साहब हम ज्यादा न कम, जो ऑथेंटिक होगा सब्सिस्टेंस लेवल पर वही देंगे, ज्यादा देंगे तो भैया सब वर्कर मेरे पास आ जाएगा तो हम कहां से पाएंगे, है ना। और अगर कम देंगे तो भूख की वजह से और रोग की वजह से ये डेथ हो जाएगा किसका, वर्कर्स का। तो ये हम दोनों नहीं कर सकते। तो इसीलिए सब्सिस्टेंट वेजेस का मतलब होता है मिनिमम वेजेस, जो मिनिमम वेजेस होगा वही देंगे। थर्ड थ्योरी है सरप्लस वैल्यू थ्योरी। जिस सरप्लस थ्योरी जो दिया है कार्ल मार्क्स, कौन दिया है, कार्ल मार्क्स। 1849 से लेकर 1883 तक ये थ्योरी चला था। ये थ्योरी का बेसिक assumption क्या है कि लाइक अदर आर्टिकल की तरह लेबर भी क्या है, एक आर्टिकल है जिसको हम परचेज कर सकते हैं पेमेंट्स पर, पैसा देकर हम परचेज कर सकते हैं, और उसका नाम क्या दिया गया, वेजेज। यहां क्या बोला गया सरप्लस का कार्ल थ्योरी कि भैया जैसा अदर आर्टिकल है, जैसे अदर सामान खरीदते हैं हम लेबर भी खरीद लेते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, उसका काम कराते हैं, बात खत्म। कह रहा है दिस पेमेंट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एज ए सब्सिस्टेंस लेवल व्हिच इज लेस देन द प्रोपोर्शन टू टाइम लेबर टेक्स टू प्रोड्यूस आइटम्स, द सरप्लस अकॉर्डिंग टू हिम गोज टू द ओनर। तो ये क्या बोल रहा है भाई साहब, ये बोल रहा है कि जो पेमेंट भी मिलेगा ना वो सब्सिस्टेंस लेवल पर होगा। ज्यादा अगर वेजेस से ज्यादा पैसा मिल गया तो वो किसके पास जाएगा, ओनर के पास जाएगा। ओनर जो है वो क्या बोल रहा है, कार्ल मार्क्स इज वेल नोन फॉर द एडवोकेशन ऑफ फेवर ऑफ लेबर। तो इन्होंने कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, मतलब भाई साहब है ना, ये लेबर को हम आर्टिकल ही मानते हैं, परचेज कर सकते हैं, आएगा पैसा देंगे, बात खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना। और कितना देंगे, सब्सिस्टेंस लेवल पर, मिनिमम लेवल देंगे, है ना, बात समझ में आए। उसके बाद है रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी क्या बोलता है सर, ये 4 फैक्टर प्रोडक्शन की बात करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहा है। इसके हिसाब से 4 थ्योरी ये होते हैं कि इसको देने वाला कौन है, फ्रांसिस एक वॉकर है, 1840 से 1897 तक दिया था। अकॉर्डिंग टू वॉकर देयर आर 4 फैक्टर प्रोडक्शन और बिजनेस एक्टिविटी के लिए क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। उसका व्यू क्या कहता है, कहता है ही व्यूज दैट वंस ऑल द 3 फैक्टर्स आर रिवॉर्डेड what remains left paid is wages to worker. According to this theory worker is residual claimant. तो वर्कर क्या है, रेसिडुअल क्लेमेंट है। बोल रहा है अगर 3 फैक्टर को रिवार्ड कर जाता है तो एक फैक्टर बच जाता है जो है वेजेस, और वही वेजेस दिया जाना चाहिए। उसके बाद है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, जो कौन दिया है, फिलिप्स हेनरी विक और एक और थे जॉन बेट्स क्लार्क यूएसए के, इन्होंने दिया। और इन्होंने क्या बात कहा कि जो भी चीज है इट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन कंट्रीब्यूटेड बाय द लास्ट वर्कर। जो लास्ट वर्कर कंट्रीब्यूट किया है हम उसी हिसाब से उसका वेजेस डिसाइड करेंगे। देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेजेस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन कंट्रीब्यूटेड बाय द लास्ट वर्कर दैट इज मार्जिनल वर्कर। हिज और हर प्रोडक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। तो जो लास्ट वर्कर के बेस पर हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं उसकी वेजेस। अब है बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस। बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस क्या बोला सर, ये जॉन डेविडसन ने दिया है, प्रोपाउंड किया थ्योरी। इसने बोला भाई साहब वेजेस किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, वेजेस डिपेंड करेगा वर्कर पे। जितना वो क्या कर सकता है, बार्गेन कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा वेज ले सकता है, वो टोटल डिपेंड किस पे करेगा, बार्गेन पर। चाहे वो ट्रेड यूनियन करा ले, चाहे वर्कर्स के थ्रू करा ले, जो भी करा ले वो बार्गेनिंग पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा, बार्गेनिंग पे। उसके बाद है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ वेजेस। देखो बिहेवियरल थ्योरी क्या बोला, जो भी रिसर्च स्टडीज किया जाएगा या एक्शन प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा उस बेस पर उसका हम क्या करेंगे, वेजेस डिसाइड करेंगे। देखो based on research studies and action program conducted, some behavioral scientists have also developed theories of wages. Their theories based on element like employee acceptance or wage level and prevalent interval wage structure. तो भाई साहब बिहेवियरल थ्योरी वेजेस बोला बिहेवियर के बेस पर देंगे। किस पे, बिहेवियर के बेस पर। चलो अब अगर हम बात करें ना तो 2 वेज पेमेंट सिस्टम और है। कौन कौन सा, एक है टाइम और एक है पीस रेट। टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम में फर्क समझ लो, समझ में आ जाए। देखो चार्ट दिया है मैंने, हाँ दिया है, इस चार्ट को समझो, बात खत्म हो जाएगा। इस चार्ट से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिख रहा है ना, आ जाओ। देखो टाइम रेट सिस्टम जो है वो क्वालिटी की बात करता है। किसकी बात करता है, क्वालिटी का। देखो क्या होता है ना टाइम रेट में, आप सोचो एक वर्कर क्या करेगा,
अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन करेगा, अच्छा से अच्छा गुड्स बनाएगा, ठीक है। अगर टाइम रेट के बेस पर वेजेज होगा, जैसे मान लो बोल दिया कि तुम काम करो, एक दिन का हम तुमको 500 रुपए दे देंगे, चाहे तुम 2 बनाओ, 1 बनाओ, 5 बनाओ, कोई मतलब नहीं। तो वो 2 ही गुड्स बनाएगा वर्कर, और अच्छा गुड्स बना देगा। लेकिन अगर पीस रेट की बात करी जाए, तो बोला अगर उसको बोल दिया जाए कि भाई वेजेस तुम्हारा पीस रेट के ऊपर होगा, जितना पीस बनाओगे उतना का पैसा मिलेगा, और एक पीस का 10 रुपया, तो भैया वो 300 पीस बना देगा, 3000 रुपए का कमा के जाएगा, है ना। तो पीस रेट सिस्टम जो है, वेजेज क्वांटिटी के बेस पर काम होता है, वहां पे प्रोडक्ट कभी भी बढ़िया तरीके से नहीं बन सकता। लेकिन टाइम रेट में जो है, वो टाइम रेट में प्रोडक्ट अच्छा बनता है। ये क्वालिटी की बात करता है, किसकी बात करता है, क्वालिटी का। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है wages is calculated on the basis of time spent by worker on the jobs। ये वही बात मैंने बोला, वेजेस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कि जिस हिसाब से टाइम स्पेंड किया गया है, जो काम किया गया है वर्कर का, उस बेस पर। और यहां बोल रहा जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्शन के बेस पर काम किया जाएगा पीस रेट में, कि भैया इतना प्रोडक्ट बनाए हैं तो इतना रहेगा। आइडल टाइम क्या है, कह रहा देयर इज ए पॉसिबल ऑफ एक्सेसिव आइडल टाइम। क्या है आइडल टाइम, पॉसिबल एक्सेसिव आइडल टाइम होगा। और यहाँ पे लेस चांस ऑफ आइडल टाइम, यहाँ आइडल टाइम नहीं होगा, जितना प्रोडक्शन बनाओगे उतना पैसा मिलेगा। ये क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा। कह रहा है क्वालिटी ऑफ वर्क इज गुड एज देयर नो प्रेशर टू प्रोड्यूस गुड्स। बोल रहा भाई साहब टाइम रेट सिस्टम में सामान को बनाने का कोई टेंशन नहीं होगा, कोई टाइम नहीं होगा, तो यहाँ पे अच्छा गुड्स बनेगा। लेकिन यहाँ क्वालिटी ऑफ वर्क जो होगा ना, वो कम होगा, नॉट गुड, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर होगा काम का, ठीक है। तो टाइम रेट और पीस रेट में ये याद रखिएगा बस, कि टाइम रेट क्वालिटी और पीस रेट क्वांटिटी की बात करता है, बस बात खत्म। अब चला जाए नेक्स्ट, आ जाओ। अब है टेलर का डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान, ठीक है। अब ये इंसेंटिव प्लान है, प्रीमियम या बोनस या इंसेंटिव प्लान बोलते हैं इसको, ठीक है ना। 5-6 तरीके से कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या है आओ देखते हैं, है ना। आ जाओ, देखो सबसे पहला टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है। टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या बोला, ये बोला कि अगर कोई काम, अगर कोई वर्कर जो होगा स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम कर लेगा, क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम कर लेगा, तो उसको क्या मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, हायर पीस रेट मिलेगा। लेकिन अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा स्टैंडर्ड टाइम में, तो उसको लोअर पीस रेट मिलेगा। देखो टेलर का डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम क्या बोल रहा है, इफ वर्कर परफॉर्म्स वर्क विद इन और लेस देन स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम मतलब जो टाइम डिसाइड किया गया है, उस टाइम के अंतर्गत अगर अंदर काम कर लिया उसकी, या उसी में काम कर लिया, तो उसको हायर पीस रेट दिया जाएगा। मतलब अगर 4 घंटा में बोला था 100 सामान बनाने, और 4 घंटा में तुम 100 सामान बना दिया, या 3.5 घंटा में 100 सामान बना दिया, तुमको हायर पीस रेट दिया जाएगा। और अगर तुम इफ डज नॉट कंप्लीट द वर्क विद इन द स्टैंडर्ड टाइम, अगर 4 घंटा में तुम 100 नहीं बना पाया, 80 बना पाया, तो तुमको लोअर पीस रेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, लोअर पीस रेट। ये क्या है सर, ये इंसेंटिव प्लान मिलेगा, किस तरीके से उसका ये क्या है सर, अलग अलग लोगों ने क्या कहा है उसके बारे में ये चीज है, ठीक है। इंसेंटिव प्लान का तरीका है। अब चलो दूसरा क्या है, मेरिट का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये कैसे देते हैं, मेरिट कहते हैं कि अगर आपने ये मेरिट क्या कहते हैं, ये देखो ध्यान से पहले समझो। मेरिट कहते हैं कि अगर 0 से 83% तक आपने स्टैंडर्ड टाइम का काम कर लिया, तो आपको 100% वेजेज मिलेगा। क्या मिलेगा, 100% वेजेज मिलेगा। और 83 से 99% किया तो 110% वेजेज मिलेगा। और आपने अगर 100% काम कर लिया तो आपको 120% वेजेज मिलेगा। ये कहते हैं मेरिक साहब। कौन कहते हैं, मेरिक साहब कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। देखो इंसेंटिव और प्लान की बात करी जाएगी कि इंसेंटिव कैसे मिलेगा, वर्कर्स का आपका ये वेजेस का बात नहीं किया जाता है, यहाँ इंसेंटिव बोला जा रहा है कि अगर तुम टाइम से पहले काम कर लोगे तो बोनस, प्रीमियम या इंसेंटिव कैसे मिलेगा। तो मेरिक ने डिफरेंशियल पे सिस्टम में कहा कि वेजेस पेड आर ऑर्डिनरी पीस रेट दोज वर्कर हुज परफॉर्मेंस इज लेस देन 83। अगर 83% से रहा स्टैंडर्ड आउटपुट से, तो भैया उसको 100% दिया जाएगा। 110% of the ordinary piece rate is given to the workers whose level performance is 83% से 100% के बीच में। तो 110% ऑर्डिनरी पीस रेट दिया जाएगा किसको, जो 83 से 100% तक काम कर लेगा।
और स्टैंडर्ड 120% दिया जाएगा ऑर्डिनरी पीरियड सिस्टम का, जो 100% काम कर लेगा। मतलब यहां समझो, देखो मान लो बोला गया कि 100% काम, जो मान लो 400 यूनिट बोला गया, 400 यूनिट बनाना है 4 घंटे में। अब 83% तक का काम हो गया, मतलब 320 यूनिट, 8 चौके 32, हाँ 320 यूनिट हमने बना लिया तो हमको 100% वेजेस मिल जाएगा। 400 यूनिट बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन हमने 320 यानी 83% के अंदर काम कर लिया तो हमको मिल जाएगा कितना, 100% वेजेस। और 83 से 99 यानी कि 320 से ज्यादा, कि कभी भी 325 हो 360 हो, कितना भी बना लिया तो हमको 110% ऑफ वेजेस का मिलेगा, मतलब 10% आपको इंसेंटिव मिल गया। और अगर आपने 100% यानी 400 यूनिट बना दिया 4 घंटे में तो 120% ऑफ वेजेस मिलेगा। याद रखिएगा, पूछा जाता है सवाल। उसके बाद है गैंट एंड टास्क बोनस सिस्टम। देखो गैंट और टास्क बोनस सिस्टम में क्या है, तो ये इनका फंडा अलग है, इनका फंडा थोड़ा अलग है। ये क्या कह रहे हैं कि देखो भाई साहब, अगर तुम स्टैंडर्ड टाइम के अंतर्गत काम कर दिया तब तो तुमको 120% ऑफ क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड ये मिलेगा, क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड वेजेस मिलेगा। क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड वेजेस मिलेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट में। और अगर तुमने ये स्टैंडर्ड टाइम में काम नहीं किया तो 100% तुमको जो वेजेस था वो मिलेगा और 20% ऑर्डिनरी वेजेस मिलेगा। याद रखना, यहां कॉन्सेप्ट आया स्टैंडर्ड वेजेस का। गैंट और टास्क में क्या इन्होंने बोला, गैंट और टास्क में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला देखो स्टैंडर्ड टाइम था, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम के अंदर अगर कर लिया, ठीक है, काम कर लिया तो भाई साहब तुमको क्या मिलेगा, तुमको 120% स्टैंडर्ड वेजेस मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें काम नहीं कर पाया तो तुमको 100% ऑर्डिनरी वेजेस मिलेगा और 20% स्टैंडर्ड वेजेस मिलेगा। अब ये क्या होता है समझो बात को। मान लो ऑर्डिनरी वेजेस 4 रुपया है और स्टैंडर्ड वेजेस 5 रुपया है, ठीक है, क्लियर है बात, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया जी। तो अगर आप तुम काम कर लेते हो टोटल काम जो भी था स्टैंडर्ड टाइम का वो कंप्लीट कर लेते हो स्टैंडर्ड टाइम के अंदर में, तो टोटल वेज कितना मिलेगा, 120% ऑफ स्टैंडर्ड वेजेस। मतलब स्टैंडर्ड वेजेस कितना है, 5 रुपया, तो 5 का 120% कितना हुआ, यानी कि तुमको 6 रुपया मिलेगा, ठीक है जी। लेकिन अगर तुम काम नहीं कर पाते हो तो 100% कितना मिलेगा ऑर्डिनरी, मतलब 4 रुपया मिलवे करेगा, 20% मिलेगा स्टैंडर्ड वेजेस का, तो 5 का 20% कितना हुआ, 1 रुपया, यानी कि 5 रुपया मिलेगा। तो मिला जुला के क्या बात समझे आप, भाई साहब ये कह रहा है स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम कर लो, 120% स्टैंडर्ड वेजेस ले जाओ, स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम नहीं किया, बाद में काम किया तो भाई साहब 100% आपको जो वेजेस था मिलेगा और 20% स्टैंडर्ड वेजेस मिल जाएगा। ये गैंट और टास्क का बोनस कहता है, ठीक है। चलो उसके बाद है हाल से प्रीमियम प्लान। हाल से प्रीमियम प्लान एक ही चीज कहते हैं, क्या, बोनस, क्या बोलते हैं ये सर, ये बोलते हैं 50%, जो बोनस जो डिसाइड होगा ना वो 50% स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम और इनटू रेट, रेट बोलते हैं आर, रेट या आवर, ठीक है, इस बेस पर डिसाइड होगा। ये एक ही चीज कहते हैं, ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया 50% जो होगा स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम और इनटू कर लो रेट से या आवर से, जो भी आएगा वही तुम्हारा स्टैंडर्ड, सॉरी वही तुम्हारा क्या होगा, इंसेंटिव होगा। उसके बाद रोवन है, रोवन प्लान बोला गया एक चीज से, बोनस कैसे निकालेंगे, टाइम जितना सेव किया है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, तो आपका क्या निकल जाएगा सर, रोवन का प्लान जो बोनस के सिस्टम है वो निकल जाएगा। उसके बाद है 100% प्रीमियम प्लान। ये क्या है भाई साहब, ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा है अंडर दिस प्लान द टास्क स्टैंडर्ड सेट बाय टाइम स्टडी वर्क ऑन सैंपलिंग एंड रेट आर एक्सप्रेस्ड इन दैट रेट्स रादर देन इन मनी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि बोनस पेड किस पे जाता है, टाइम के बेस पर दिया जाएगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पीस रेट सिस्टम। यहां स्पेसिफिकली टाइम दिया जाता है और उस बेस पर आपको वेजेस या इंसेंटिव मिलता है, क्लियर बात। और लास्ट में है इमर्शन प्लान। इमर्शन प्लान क्या बोल रहा है, बोल रहा है स्टैंडर्ड टाइम का, मान लो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, ऐसे देखो स्टैंडर्ड टाइम है 100%, ठीक है, उसका तुमने 66.67 भी काम कर लिया ना तो तुमको 100% वेजेस मिलेगा, ठीक है। मतलब 2/3 भी काम कर लिया स्टैंडर्ड टाइम का
तो आपको 100% वेजेस मिलना चाहिए। क्लियर है बात, हाँ या ना, ये बताना। चलो, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, यहां कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन और उसके अप्रोच। अब देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन की अगर हम बात करें ना, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है? इंप्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन, इंप्लॉयर एम्प्लॉयर का रिलेशन, ये सारे इंडस्ट्रियल रिलेशन का ही पार्ट हैं। ठीक है, क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन का ही पार्ट है। ठीक है, आ जाओ। कह रहा था टर्म इंडस्ट्रियल refers to the industry and relations. Industry means any productive activity in which an individual is engaged, जिसमें कोई इंडिविजुअल engaged है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रिलेशन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इंडस्ट्रियल रिलेशन डील विद आइदर रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और द रिलेशन बिटवीन द ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्व्स। भाई साहब एक वर्ड बताऊं, जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन बोला इट मींस एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, मैनेजमेंट एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई एम्प्लॉई के बीच का रिलेशन की बात कर रहा है। क्लियर है जी? अब आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं। अप्रोच टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यही पूछा जाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का अप्रोच पूछा जाता है। तो भाई साहब सबसे पहला जो अप्रोच है वो साइकोलॉजिकल अप्रोच है। क्या है? साइकोलॉजिकल अप्रोच है। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या कहता है? बात ध्यान समझो। साइकोलॉजिकल अप्रोच कहता है कि भाई साहब इंडस्ट्री में ना हर इंसान अपना बेनिफिट देखता है। भाई साहब वर्कर्स अपना बेनिफिट देखते हैं, जो एम्प्लॉयर है वो अपना बेनिफिट देखते हैं, दोनों अपना अपना बेनिफिट देखता है। कब? जब कॉन्फ्लिक्ट होता है। कब? जब कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो वही कह रहा है problems of IR have been origin perceptions of the management union and the worker. The conflict between the labor and management occur because every group negatively perceives the behavior of the other and even the honest intention of the other parties so look the suspicious. तो भाई साहब ये क्या बोल रहा है? साइकोलॉजिकल अप्रोच में हर इंसान अपने बारे में सोचता है। देखो मैनेजमेंट को कितना भी, मैनेजमेंट अगर तुमको पैसा दे देना वर्कर्स को, तो वर्कर यही सोचते हैं यार मैनेजमेंट वाला ज्यादा पैसा रखता है। और अगर वर्कर्स जान भी दे देना मैनेजमेंट के लिए, तो ये मैनेजमेंट का परसेप्शन है कि वर्कर्स काम ही नहीं करते। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि दोनों का नेगेटिव इंटेंशन, नेगेटिव चीजें रहती है। ठीक है, दूसरा अप्रोच है वो सोशियोलॉजिकल अप्रोच। देखो सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो है ना, सोसाइटल फैक्टर की बात करता है। किसकी बात करता है? सिस्टम, कस्टम्स, नॉर्म्स, वैल्यू, एटीट्यूड, इसकी बात करता है ना। सोसाइटी के फैक्टर को इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करता है ना। इंडस्ट्रियल रिलेशन किससे अफेक्ट करता है? सोसाइटी के फैक्टर से। ठीक है, उसके बाद है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो बात करता है ह्यूमंस प्रॉब्लम की, है ना। जो अल्टन मायो का सिद्धांत था ना ह्यूमन रिलेशन पे, उसकी। तो यहां इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करने की बात कही गई है कि ह्यूमन रिलेशन कैसा होना चाहिए? इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो, है ना। ह्यूमन बिहेवियर क्योंकि इन्फ्लुएंस है सेंटिमेंट से, इमोशन से, है ना, ये सारे चीजों से। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या कहता है कि भैया ह्यूमन को एसेट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशन अराइज out of a tension which is created because the employee pressure and the workers reaction, protest, resistance to these pressures through protective mechanism in the form of workers and organization, association and trade union। तो ये बात बोल रहा है मेजर प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई साहब वर्कर्स जो हड़ताल कर देते हैं, एम्प्लॉय का प्रेशर हो जाता है, वर्कर्स का रिएक्शन जो देखने को मिलता है इस वजह से। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच नहीं काम करता है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जब ह्यूमन को इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू कर देंगे तो ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशन में एक ही याद रखिएगा, ह्यूमन को एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके बाद गिरी अप्रोच। गिरी जो है, गिरी अप्रोच जो हमारे लेट प्रेसिडेंट रहे इंडिया के वीवी गिरी, है ना, उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ कलेक्टिव बार्गेनिंग का अप्रोच दिया था। और ये क्या बोला? इन्होंने बोला कि अंदर का झगड़ा जो है वो अंदर ही सुलझाओ, बाहर लेके मत आओ। इन्होंने क्या बोला कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू अपना नेगोशिएशन, जो अपना झगड़ा है मैनेजमेंट और लेबर का, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो अपना अंदर में ही हो जाना चाहिए, ना कि बाहर जाना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये अंदर के झगड़े को अंदर ही सुलझा लो। चलिए नेक्स्ट है गांधीयन अप्रोच। गांधी जी अप्रोच क्या दिए भैया? ये ट्रस्टिव थ्योरी दिए, इनको ट्रस्टिव थ्योरी बोलते हैं। और ये इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो भी है नॉन वायलेंस का अपनाओ और सत्याग्रह का मार्ग अपनाओ। ठीक है, डिमांड शुड रीजनेबल एंड थ्रू कलेक्टिव एक्शन। बोल रहा है डिमांड क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए और कलेक्टिव एक्शन के थ्रू होना चाहिए। स्ट्राइक को जितना हो सके अवॉइड करो, है ना। यूनियन फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन को अवॉइड करो।
स्ट्राइक शुड बी एट लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट में स्ट्राइक होना चाहिए, ठीक है, ये बात गांधी जी कहते हैं। उसके बाद है यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच क्या होता है, देखो यूनिटरी अप्रोच बोला गया जो एक ही सोर्स है, दैट इज अथॉरिटी। यूनिटरी मतलब सिंगल सोर्स, सिंगल सोर्स मतलब सर सारा चीज सेंटर से मैनेज होता है, उसको बोलते हैं यूनिटरी अप्रोच, है ना। यहां पे कॉन्फ्लिक्ट को अच्छा नहीं माना गया। अगर यूनिटरी अप्रोच में किसी तरह का मैनेजमेंट मतलब वर्कर जो है कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो यहां बेकार माना गया। क्यों? क्योंकि सेंटर है, सारा काम उसके हाथ में है, सब कुछ मैनेजमेंट के हाथ में है, और सब कुछ मैनेजमेंट के हाथ में होता है तो कॉन्फ्लिक्ट यहां पे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो इसीलिए ओनली वन सोर्स क्या है सर, मैनेजमेंट है, और एक ही अथॉरिटी है मैनेजमेंट, जो करेगा सारा चीज मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो इसको यूनिटरी अप्रोच बोला गया, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट को डिस्ट्रक्टिव माना गया। क्या माना गया? डिस्ट्रक्टिव। प्लूरास्टिक अप्रोच की बात करें तो प्लूरास्टिक अप्रोच मतलब एक से ज्यादा वाला, है ना। ये क्या है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम। यहां पहला बार डिसेंट्रलाइज सिस्टम का बात हुआ, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लीडरशिप और वैल्यू प्रोविजन की बात हुई। तो यहां क्या बोल रहा है, यहां देखो, यहां कॉन्फ्लिक्ट को बोला कि अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो भाई साहब हम उसको क्या कर लेंगे? रिजॉल्व कर लेंगे, हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट का यहां पे मैनेजमेंट का क्या रोल है कि भाई साहब सबको साथ लेके चले, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके चले। और लास्ट में है एक है मार्क्सिस्ट अप्रोच। क्या है? मार्क्सिस्ट अप्रोच। अब मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या होता है भाई साहब? मार्क्सिस्ट अप्रोच बोलते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, किसको? मनी वाला, है ना। यहाँ पे मतलब कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, इसको हम कभी इग्नोर नहीं करते। मतलब ये जो है ना मार्क्सिस्ट अप्रोच, तो आपने ये पढ़ा है कैपिटल वाला इकोनॉमी, कैपिटल इंटेंसिव देश, उस वाला कहानी है कि यहाँ पे सारा चीज को जो भी करेंगे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, उसका एक ही पर्पस होगा, प्रॉफिट कमाना। और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है, ठीक है। इसलिए इसको रेडिकल पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी हुआ? नहीं सर। अब है प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि भाई झगड़ा होगा तो उसको समझौता कैसे किया जाना है। देखो बोला भाई साहब तीन तरीका है। क्या बोल रहा है? अगर स्टैट्यूटरी मेजर्स लगाया जाएगा तो तीन तरीका है डिस्प्यूट सेटल करने का। एक तो कंसिलेशन, समझौता, दूसरा आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता, और तीसरा एडजुडिकेशन, न्यायिक निर्णय। तो ये क्या था? ये देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। प्रीवियसली आप क्या पढ़े कि भैया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या क्या रीजन है, यही पढ़े थे आप, क्या क्या अप्रोच है, ठीक है। लेकिन यहां आपको क्या पढ़ना है कि डिस्प्यूट को सेटलमेंट कैसे करना है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट का अगर आप संवैधानिक मेजर अपनाएंगे तो संवैधानिक तरीका तीन है, कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन, ठीक है, जो हम लोग को यहाँ पे बहुत कम पढ़ना है। अब ये तीन तरीका ये हो गया कानूनी तरीका। लेकिन हमको जो पढ़ना है ना, हमको पढ़ना है दूसरा तरीका। कौन कौन सा सर? नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स। नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स में क्या आ जाएगा सर? एक तो है कोड ऑफ डिसिप्लिन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो हमें क्या पढ़ना है? स्टैट्यूटरी मेजर्स नहीं पढ़ना है, नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स पढ़ना है कि हम कैसे जो है प्रिवेंट, रोक सकते हैं या सेटलमेंट कर सकते हैं डिस्प्यूट का। तो पहला जो सेटलमेंट डिस्प्यूट होता है वो होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। क्या होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग? कलेक्टिव बार्गेनिंग कहने का मतलब हुआ कि दो लोगों के बीच में, दो लोगों या दो लोग, मतलब यहां इंप्लॉय और इंप्लॉयर की बात करी जा रही है। जब किसी भी चीज को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई झगड़ा होता है, तो मीडियम क्या बनता है? एक मीडिएटर होता है, और वो मीडिएटर कलेक्टिव बार्गेनिंग कराता है, ठीक है। कुछ लोग यूनियंस की तौर से जाएंगे, कुछ लोग मैनेजमेंट की ओर से जाएंगे, दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे, और पक्ष रखने के बाद फिर वो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है कि भाई तुम मेरा ये काम कर दो, तुम मेरा ये काम कर दो, नेगोशिएशन हुआ और प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो एक तो ये तरीका हो गया। क्या कह रहा है देखो, फेज कलेक्टिव बार्गेनिंग इज क्वाइट फेमस ऑथर सिडनी और बिटरस्विफ्ट। सवाल पूछा गया है कि सिडनी और बिटरस्विफ्ट का मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग किसने दिया, ठीक है, याद रखिएगा। क्या कह रहा है? Collective bargaining is a method of determining the terms and conditions of employment and settling dispute arising from those terms by negotiating between employer and employees or their trade union। तो ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई साहब एम्प्लॉयर के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय के बीच में प्रॉब्लम है, हड़ताल हो गया तो क्या बोला चलो एक बीच का रास्ता निकालते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, साथ में मिलकर बार्गेनिंग करते हैं कि तुम क्या करोगे और हम क्या करेंगे। ट्रेड यूनियन का लीडर आया, उसके साथ कुछ लोग गए, उधर से मैनेजमेंट के कुछ लोग गए, और फिर मिलकर कलेक्टिव बार्गेनिंग डिसाइड किया कि भैया नेगोशिएट कर लो, क्या क्या दिक्कत है, चलो काम करते हैं, है ना। ये अब है कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या क्या सर? कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप्स है।
तो पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, दूसरा है इंटीग्रेटिव, तीसरा है एटीट्यूडनल रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या होता है? सर बोल रहा है इट इन्वॉल्व्स हैगलिंग द ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, अंडर इट द इकोनॉमिक इश्यूज लाइक वेजेस, सैलरीज, बोनस आर डिस्कस्ड। यहाँ पे बोनस, सैलरी और ये डिस्कस किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में। ठीक है, और ये क्या होता है सर? एक पार्टी लॉस में रहता है और दूसरा पार्टी फायदे में रहता है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। जब कलेक्टिव बार्गेनिंग होगा तो वैसी बात है, एक को मानना पड़ेगा, एक को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि भैया तुम मेरा ये बात मानो, तो एक को प्रॉफिट हुआ, दूसरे को लॉस हो गया। दूसरा होता है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, याद दो, बोलता है यहाँ पे कोई पार्टी लॉस में नहीं रहता है। एक होता है ना कि एम्प्लॉयर भी बोला अच्छा चलो ठीक है 100 नहीं हम 150 कर दे रहे, और उधर से एम्प्लॉय बोल रहा नहीं ठीक है 150 नहीं तुम 200 कर दो, तो मिला जुला के बोलते हैं ना, मिली जुली भगत करके हम कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, जहां दोनों में से किसी को नुकसान नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटर में एक को फायदा एक को नुकसान, इंटीग्रेटिव में एक भी को नुकसान नहीं होता है, दोनों को फायदा ही होता है। ठीक है, चलो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग क्या हुआ? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम कुछ बार्गेनिंग करते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग। अब 5 स्टेप है कलेक्टिव बार्गेनिंग के, क्या क्या? सबसे पहले प्रिपेयर हो जाओ, फिर डिस्कस करो, फिर प्रपोज करो ऑफर, फिर बार्गेन करो और सेटलमेंट कर लो। सीधा सीधी बात, ध्यान से देखो क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग के 5 स्टेप। पहले प्रिपेयर हो कि हमको कलेक्टिव बार्गेनिंग करना है, दूसरा डिस्कस कर लो, किसके बाद अपने अपने लेवल पे एम्प्लॉय अपना कर लेगा और वो मैनेजमेंट अपना कर लेगा, फिर प्रपोजल लेके जाओ और प्रपोजल के बाद बार्गेन कर लो और प्रॉब्लम सॉल्व करो, यानी कि सेटलमेंट कर लो। ठीक है, चलो अब क्या है भैया? अब है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। देखो एक तो तरीका हो गया कि कलेक्टिव बार्गेनिंग कर लो, ठीक है, अगर बार्गेनिंग हो गया, बार्गेनिंग से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो मैनेजमेंट अपना काम करेगा, वर्कर्स अपना काम करेगा। लेकिन अगर बहुत सारे यूनियन में बहुत सारे जगह पर क्या होता था कि जो ऑनर होता था, जो मैनेजमेंट होता था, वो बात को मानता ही नहीं था, तो वर्कर्स बोलते थे कि भैया हमको भी पार्टिसिपेट करने दो मैनेजमेंट में। ठीक है, क्या बोलते थे? हमको भी पार्टिसिपेट करने दो मैनेजमेंट में, ताकि हम भी डिसीजन ले सकें, हम भी चीजों को समझ सकें। तो इसी को कहा जाता है वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में। अब देखो इसमें जो याद करने वाली बात है ना, वो 5 चीजें हैं। क्या क्या है? 5 टाइप का अलग अलग फॉर्म होता है किसका? ये लेवल्स, अलग अलग लेवल होता है वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में। 5 लेवल होते हैं, याद रखना। इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन, पहला पार्टिसिपेशन जो होता है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है। मैनेजमेंट यहां क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसको? सर आपके वर्कर्स को, है ना, और वर्कर्स को इंफॉर्मेशन देता है ये चीज हुई है, ये डिसीजन लिया गया, बात खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। यहां पे वर्कर से पूछा तक भी नहीं जाता है कि भैया तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या क्या चीजें हैं। तो इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन होता है वर्कर्स का, एक हो। दूसरा है कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। देखो कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है? यहाँ पे वर्कर से कंसल्ट किया जाता है, उनसे राय ली जाती है कि क्या चीजें अच्छा है, क्या बढ़िया है, उसका हेल्थ वेल्थ सारा चीज को ध्यान में रखा जाता है। और लेकिन डिसीजन अभी भी मैनेजमेंट का होता है। किसका होता है? मैनेजमेंट का। चलिए तीसरा जो पार्ट है एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन वो पार्टिसिपेशन होता है जहां पे मैनेजमेंट को मोरली बाउंड किया जाता है कि आपको ये डिसीजन मानना पड़ेगा। याद रखिएगा, मोरली बाउंड टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ वर्कर्स, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। इस लेवल पे क्या होता है? इस लेवल पे मैनेजमेंट मान लो 4-5 डिसीजंस लिया और उन 4-5 डिसीजंस को वर्कर्स के सामने रख दिया, या वर्कर्स के जो हेड है उसके सामने रख दिया और बोला इन 5 डिसीजन में से कोई भी एक डिसीजन उठा लो, हम एग्री हो जाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन वर्कर्स का। और लास्ट में डिसिसिव पार्टिसिपेशन में जहां वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों मिलकर डिसीजन लेता है, वो फाइनल डिसीजन है, इसको बोलते हैं डिसिसिव पार्टिसिपेशन। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? हाँ या ना? सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपका एचआरएम में कुछ पूछा जाएगा। देखो क्या कह रहा है, एक बार थोड़ा इसको ध्यान लो। इंफॉर्मेशन में क्या होता है? रिसीव इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेस व्यूज टू पर्टेनिंग टू द मैटर ऑफ जनरल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देख रहे हो? कंसल्टेशन में क्या होता है? वर्कर्स को कंसल्ट किया जाता है, किस चीज के लिए? वेलफेयर के लिए, वर्क सेफ्टी हेल्थ के लिए। ठीक है ना? फाइनल डिसीजन किसका होता है? सर टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। ठीक है, एसोसिएटिव में क्या होता है? सर यहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन होता है एक्सेप्ट करने का और इंप्लीमेंट करने का, जो भी अनोनिमस डिसीजन होता है एम्प्लॉइज का।
ठीक है। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, जहां पे क्या होता है, ग्रेटर शेयर ऑफ वर्क, पार्टिसिपेशन इन डिस्चार्ज ऑफ मैनेजर। यहां क्या होता है, डिसीजन ऑलरेडी लिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा और इंप्लॉय के पास आ जाता है, तो बोलता है कि ऑल्टरनेटिव के साथ 4-5 ऑप्शंस दे दिया और बोला भाई साहब तुमको सेलेक्ट करना है, जो बेस्ट है उसमें से सेलेक्ट कर लो। और लास्ट है डिसिसिव। डिसिसिव में क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन होता है, जहां डिसीजन ज्वाइंटली लिया जाता है, किसके द्वारा, सर प्रोडक्ट ये आपका वो ये वर्कर्स और मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका कहानी खत्म, है ना। चलिए तो ये भाई साहब आपका पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिससे सवाल अक्सर पूछा जाता है वो मैंने सारा का सारा कवर करा दिया, ठीक है। कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना, है ना। और इसको लाइक शेयर जरूर करना यार, शेयर और लाइक भी नहीं करते हो, नहीं, कम से कम जितना देखते हो उतना तो लाइक बनता है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।